एपिसोड 221 से 250 आज का मिलियनर अगला एपिसोड जल्दी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग पीयूष के जानवी को प्रपोज करने के तामझाम के बारे में बातें कर रहे होते हैं और यूनिवर्सिटी के आसपास के लोग ये तमाशा देखने के लिए आने भी वाले हैं। जब गुनगुन ने जानवी से पूछा कि उसका पीयूष के बारे में क्या ख्याल है तो जानवी ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। असलियत में वो सोचने लगी, मैंने तो इस मामले को काफी हल्के में लिया है। मैं पीयूष से मिली भी हूँ और मैंने सुना है कि उसका परिवार अब्रॉड रहते हैं। वो लोग वेल सेटल्ड हैं और वहां पर उन्हें एक अच्छे खासे रईस खानदान में गिना जाता है। एक वक्त में पीयूष के परिवार को शाही परिवार की तरफ से एक मेडल और एक टाइटल भी मिला है। टॉप पोजीशन के साथ साथ शाही परिवार के मुखिया ने उन्हें शूरवीर का टाइटल दिया है। पीयूष का परिवार अभी भी काफी संपन्न और समृद्ध है। इसके अलावा पीयूष भी काफी हैंडसम है, वरना अपने स्कूल टाइम में उसे स्कूल किंग नहीं कहा जाता। वैसे जानवी को पीयूष में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो जानवी के लिए न वो अच्छा है और ना बुरा है। जानवी के चेहरे पर इतनी लापरवाही भरे भाव देखकर गुनगुन ने उदास लहजे में कहा, जानू अब तुम कहीं ऐसा तो नहीं कहने वाली हो ना कि तुम वाकई में पीयूष की रिक्वेस्ट को न करने वाली हो। वाकई में मुझे लगता है कि पीयूष काफी अच्छा इंसान है। जानवी ने कहा, मुझे भी नहीं पता यार, असलियत में मैं काफी कंफ्यूज फील कर रही हूँ। गुनगुन ने पलक झपकाते हुए कहा, जानू मुझे लगता है तुम्हारे साथ थोड़ी गड़बड़ है। कहीं तुम अपनी सारी जिंदगी अकेली रहकर ही तो नहीं बिताना चाहती हो ना? क्या मैं सचमुच ऐसा चाहती हूँ? जानवी ने सोचा, उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। इस वक्त बिस्तर पर पड़ी अदिति ने थोड़ा झिझकते हुए जानवी से पूछा, जानू क्या पिछले कुछ वक्त से तुम अपने हाई स्कूल वाले उस स्मार्ट क्लासमेट के टच में हो? इससे पहले कि जानवी कुछ कह पाती गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अददू तुम फिर से वसंत के मौसम के बारे में सोच रही हो। हे लगता है तेरे दिल में भी दिल बहार आने वाली है। फिर एक्शन के साथ वो एक नर्सरी राइम गाने लगी, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इट्स फॉर वाज वाइट एज स्नो, एवरीवेयर दे मैरी वेंट, मैरी वेंट, मैरी वेंट, एवरीवेयर दे मैरी वेंट, द लैम्ब वाज श्योर टू गो। फिर वो खिलखिलाकर आगे बोली, जानू क्या तुम जानती हो, जब से अददू को तुम्हारे उस क्लासमेट के बारे में पता चला है ना, तब से अददू ने अपना वजन कम करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? जानवी ने गुनगुन को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अददू उसके बारे में सोच सोचकर बीमार हो गई है। अपनी सहेलियों को अपनी टांग खींचते हुए देखकर अदिति इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपने बिस्तर से छलांग लगा दी और गुनगुन के पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते अदिति चिल्लाए जा रही है, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या मैंने तुमसे कहा फालतू बकवास करने के लिए? हम बोलो, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सीधी सी बात का जवाब देने के बजाय तुम लोग उल्टी सीधे बातें करो? अपनी सहेलियों को दौड़ते हुए टॉम एंड जेरी का खेल खेलते देख जानवी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। जब उसने याद किया तो उसे याद आया कि उस समय जब वो लोग घर से वापस लौट रहे थे तब अदिति ने बस में वह सिद्धार्थ के बारे में बड़े ध्यान से सुन रही थी और अदिति ने उसके बारे में उससे कुछ सवाल भी पूछे थे। बस इतना सोचते ही जानवी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद अदिति और गुनगुन का टॉम एंड जेरी वाला खेल खत्म हुआ और वो रुक गई। वहीं गुनगुन ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन जानू अदिति सच कह रही है। असलियत में मुझे भी लगता है कि तुम्हारा हाई स्कूल वाला क्लासमेट इतना भी बुरा नहीं है। अगर वो अभी भी सिंगल है तो तुम उससे पूछकर बताओ ना कि क्या ऐसा हो सकता है कि अदिति नहीं तो क्या वो मुझे पसंद करगा। अदिति को तो वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो वो चलेगा। और वैसे भी मुझे उसकी तरह हीरोइक स्पिरिट वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। जानवी ने जोर से अपना सिर हिलाकर कहा, ओह तो ठीक है गुनगुन, तुम इसके लिए चिंता मत करो, मैं उससे पूछकर तुम्हें बता दूंगी। अरे हम दोस्त हैं, रूममेट हैं, मैं इस बारे में तुम्हारी मदद करूंगी ना। कुछ देर के शोर शराबे के बाद हॉस्टल काफी शांत हो गया। जानवी भी अपने मोबाइल पर म्यूजिक सुनने लगी। वो इंडियन और इंटरनेशनल लेवल के पॉपुलर म्यूजिक ढूंढ ढूंढ कर सुन रही है। अदिति और गुनगुन इधर उधर घूम घूम कर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जानवी काफी सीरियस हो गई। वो अभी भी वही सब सोच रही है जो दादाजी ने कहा। जानवी का दिमाग अचानक काफी एक्टिव हो गया और फिर उसे लगा कि सिद्धार्थ उसे कनखियों से देखता था। वो चुपके चुपके उसे पाने की चाहत रखता था। ये सब सोचकर जानवी के दिल में चुपके चुपके निराशा घर करने लगी। वो सोचने लगी, सिद्धार्थ ने उस दिन सबके सामने उस बात को एक्सेप्ट किया था कि मैं उसका क्रश हूँ, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसके बाद उसने चुपचाप से मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये सब करने की जरूरत है? लेकिन अगर मैं सचमुच में ऐसा करूं तो क्या ऐसा होगा? कहीं मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई? कैसे रिएक्ट करेगा वो? अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा? जानवी कुछ देर तक सोचती रही, फिर सिद्धार्थ को कॉल करने के लिए उसने अपना फोन उठा लिया। सिद्धार्थ इस वक्त अपने हॉस्टल रूम में ही थोड़ा बिजी है। जब उसके फोन की घंटी बजी तो उसने देखा कि यह जानवी का कॉल है। वो काफी हैरान रह गया। जानवी ने सिद्धार्थ से फोन पर पूछा, सिद्धार्थ क्या आज रात तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा?
मैं तुमसे गाने के बोल के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हालांकि सिद्धार्थ का सिद्धू वाला अवतार अब संगीत के देवता के सिंहासन से नीचे गिर चुका है और अब वो फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करने में कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसकी वजह से सिद्धार्थ के गाने के बोल लिखने और म्यूजिक कंपोज करने की स्किल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी पहले की तरह बेहतरीन गाने लिखता भी है और कंपोज भी करता है। यहाँ तक कि आर्यन जैसे मजबूत इंसान को भी सिद्धार्थ के गाइडेंस से काफी फायदा पहुंचा है। सिद्धार्थ के हाँ कहने के बाद जाह्नवी ने संतुष्ट होकर कॉल काट दिया। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पहला कदम उठाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। आखिर में आज जाह्नवी ने वो हिम्मत दिखाने की हिम्मत कर ही ली। साउंड सजेशन सीन ट्रांजिशन तारांकन मुंबई यूनिवर्सिटी। लंच करने के बाद वरुण अपने हेडफोन में म्यूजिक सुन रहा है। अभी हाल ही में अदिति से अलग होने के बाद से वरुण काफी उदास रहने लगा है। दूसरी तरफ जीत अपने मोबाइल पर गेम खेलने में डूबा हुआ है और आज वो बहुत खुश भी लग रहा है। दानिश अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सो रहा है। इन दिनों वो छोटी छोटी टेम्पररी जॉब्स में काफी बिजी चल रहा है और काफी थका हुआ है। जब से उसके पिताजी गुजर गए हैं तब से उस पर न सिर्फ अपना पेट भरने की जिम्मेदारी बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी काम करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ ने सुना है कि दानिश की एक छोटी बहन भी है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। दानिश को उसकी भी देखभाल करने की जरूरत है। दानिश को अपने साथ साथ पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। इस वक्त सिद्धार्थ ने देखा कि अचानक उसके हॉस्टल रूम का दरवाजा खुला और ध्रुव घबराते हुए सीधे अंदर आते ही बोला, वरुण जल्दी जाओ और देखो, ऐसा लगता है कि नीचे अदिति किसी मुश्किल में पड़ गई है। अदिति, ये कहते हुए जैसे वरुण एक झटके में ही अपने सपने से जाग गया। क्या हुआ है उसे? ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वह काफी परेशान दिखाई दे रहा है। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी किसी आदमी के साथ बहस हो गई है। उस आदमी ने अदिति ने 2 बार थप्पड़ भी मारा है। और फिर इसके आगे ध्रुव ने जो भी कहा वो वरुण ने नहीं सुना। वरुण ने तुरंत आने कपड़े पहने और फर्राटे के साथ भाग गया। सिद्धार्थ और ध्रुव को इस बात का डर है कि कहीं वरुण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए वो लोग भी जल्दी जल्दी वरुण के पीछे पीछे भागे। जब वे लड़कियों के हॉस्टल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे पहले से ही काफी भीड़ जमा हो चुकी है और लोगों ने एक घेरा सा बना लिया है। घेरे के बीचों बीच एक सुंदर लैम्बोर्गिनी ब्रांड की नई स्पोर्ट्स कार खड़ी है। इसकी कीमत 5 से 6 करोड़ रुपये रही होगी। एक लड़की और लड़का किसी बात को लेकर आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। तभी उस लड़के ने आदमी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाते हुए उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ाओ वरना हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। उस लड़के ने लड़की को तब तक मारा जब तक कि लड़की की आंखों से झरझर आंसू ना बहने लगे। वो लड़की कुछ देर तक तो खाली खाली आंखों से लड़के की देखती रही, लेकिन फिर आखिर में हताश होकर बोली, कियांश, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मुझे इस तरह से कैसे चोट पहुंचा सकते हो? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं बेरहम नहीं हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करो। लड़के ने साफ साफ शब्दों में उस लड़की को जवाब दे दिया। तभी अचानक एक लड़की दौड़ती हुई बाहर निकली। यह अदिति की अच्छी दोस्त थी, युक्ति। वो कियांश को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन कियांश ने उसे ब्लॉक कर दिया। युक्ति ने कियांश की नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मत सोचना कि तुम अमीर हो तो जो मर्जी वो कर लोगे। अगर तुम फिर से अदिति को मारने की हिम्मत की तो सोच लो, तुम इस यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर नहीं निकल पाओगे। कियांश ने अपनी सिगरेट जलाई और युक्ति की हंसी उड़ाते हुए कहा, किस में है इतना आदम जो मुझे, कियांश को इस जगह से जाने से रोकने की हिम्मत कर सकता है। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन मुझे इस गेट से बाहर निकलने से रोक कर दिखा सकता है। साले तेरी तो, ये कहते हुए एक तेज दहाड़ के साथ वरुण आखिर भीड़ को चीरते हुए घेरे के अंदर चला आया और सबसे पहले चिंता जताते हुए अदिति से पूछा, अददू तुम ठीक तो हो ना? वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ। वरुण ने उम्मीद नहीं की होगी कि अदिति उसके साथ इस तरह से पेश आएगी। वरुण और अदिति कुछ समय पहले तक काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनका अभी का रिश्ता पब्लिकली के लिए एक सीक्रेट है। सिद्धार्थ ने सुना है कि अदिति की धोखाधड़ी की वजह से वरुण के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। अब ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं है। वरुण ने अपना सिर घुमाकर कियांश की तरफ देखा। उसने अपनी मुठियां कसते हुए कहा, तुमने अदिति पर हाथ उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? तारांकन कियांश ने सिगरेट के धुएं का छल्ला मुंह से उगलते हुए बड़े गर्व के साथ कहा, क्यों, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। अब मैं उसे मारूं पीटूं या प्यार करूं, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर तुम किसी लड़की पर हाथ उठाने की जरूरत करते हो तो फिर मुझे इस मामले में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। वरुण इतना गुस्से में आ गया कि बोलते हुए उसकी नसें उभरती हुई साफ दिखाई देने लगी। सभी जानते हैं कि वरुण अदिति को हमेशा से पब्लिकली पसंद करता आया है। कियांश ने अदिति के बारे में अभी जो उटपटांग बातें कही हैं, जाहिर है कि उन बातों की वजह से वरुण के सब्र का बांध टूट चुका है। कियांश खुद भी वरुण को इस तरह से देखकर चौंक गया।
उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई उसे के साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत भी कर सकता है। पहले तो कियांश ने सोचा कि उसे वरुण को सबक सिखा ही देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर घुमाई, उसने देखा कि उसके चारों तरफ खड़े लड़के उसे गुस्से से घूरते जा रहे हैं। ये देखकर कियांश अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा गया। उसने अदिति से कहा, अदिति, अगर तुम मेरा एहसान का बदला चुकाना चाहती हो तो आज रात को मुझसे मिलने के लिए मेरी उसी जगह पर आ जाना, और हाँ, अगर तुम नहीं आना चाहती तो फिर तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इतना कहने के बाद कियांश ने वरुण की तरफ इशारा किया और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, और तुम, अगर तुम में हिम्मत है तो बस यहीं इसी तरह से खड़े रहना, हिलना भी मत, और मेरा इंतजार करना। इतना कहने के बाद कियांश ने अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की और तेजी के साथ वहां से निकल लिया। आसपास जो लोग अब तक घेरा बनाकर खड़े हुए थे, अब वो भी धीरे धीरे इधर उधर होने लगे। युक्ति भी अदिति के पास आ गई और उसने कहा, अदिति, अब तुम रोना बंद करो। तुम उस घटिया आदमी के लिए इतना क्यों रो रही हो? उसे तो इतनी भी तमीज नहीं है। अरे वो घटिया आदमी तुम्हारे इन आंसुओं के लायक है ही नहीं। थैंक्स युक्ति। अदिति ने जमीन से उठने के लिए थोड़ा संघर्ष किया और उठते ही वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन युक्ति ने अदिति को खींचकर जाने से रोकते हुए सख्ती के साथ कहा, अदिति, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अदिति ने अपना सिर युक्ति की तरफ घुमाया। अदिति अपने उदास चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोली, युक्ति, रिलैक्स, मैं और कहाँ जा सकती हूँ? जाहिर है कि मैं कियांश के पास ही जाऊंगी ना। अब इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? तुम ही कहो, मैं किसी और को कैसे फॉलो कर सकती हूँ? अदिति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारे अंदर कोई स्वाभिमान नाम की चीज है भी या नहीं? अरे जियो तो सिर उठाकर जियो। वो गधा तो पहले ही इस कदर सड़ चुका है कि, लेकिन तुम, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम अब भी उसका एहसान चुकाने के लिए उसके पास जाना चाहती हो? युक्ति भी आज अदिति की इतनी हताशा भरी हरकत से काफी नाराज है। उसने आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा है जो किसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए इस तरह तैयार हो। वो सोच में पड़ गई, आखिर अदिति को कियांश के किस एहसान का बदला चुकाने के लिए जाना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा एहसान कर दिया कियांश ने अदिति पर? अदिति को उसके पास जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम नहीं समझोगी युक्ति, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। ये कहते ही अदिति की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये कहते ही उसने युक्ति का हाथ थाम कर हिलाया और फिर वहां से जाने की कोशिश करने लगी। युक्ति कुछ कहती या करती इससे पहले ही नहीं कहते हुए अचानक वरुण दौड़कर उनके पास ही आ गया और बहुत बेचैनी के साथ अदिति की तरफ देखा। अदिति तो पहले से ही काफी खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर छाए उदासी के बादल उसकी हताशा को साफ साफ दिखा रहे हैं। वरुण ने बहुत बेचैनी के साथ कहा, अददू प्लीज, ऐसा मत करो, उसके पास मत जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। मैं करूंगा तुम्हारी देखभाल और हम फिर से एक हो जाएंगे। बीती हुई सारी बातें मैं भुला दूंगा। अदिति से वरुण का ये पक्का वादा है, और आज पहली बार वरुण ने यह बात पब्लिकली सबके सामने अदिति को कहकर अपने प्यार को एक्सेप्ट किया है। उसकी नजरें लगातार अदिति को देखे जा रही हैं, जैसे कि वो उससे कह रहा हो, अददू, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहोगी। अदिति की उदासीन आंखों में थोड़ी सी चमक दिखाई दी, लेकिन फिर तुरंत ही अदिति की आंखें धुंधलाने सी लगी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सो स्वीट ऑफ यू वरुण, बट थैंक्स, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसी भी क्या जिद अदिति, तुम इस बात के लिए इतनी अड़ियल क्यों हो रही हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ वही इंसान चाहिए, वो तो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करता है। वरुण ने परेशान होकर पूछा। अदिति के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई है, लेकिन फिर भी उसने अपने होठों पर दृढ़ता भरी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वरुण, सचमुच में मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे अपने भविष्य के लिए गारंटी चाहिए। वरुण मन ही मन बुदबुदाया, फिर भले ही तुम्हें अपनी गरिमा खोनी पड़े। अदिति के इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर कियांश के पैरों में गिरने की सिर्फ एक ही वजह है कि वह हाई क्लास लोगों की नजरों में आना चाहती है, और इसके लिए उसके पास कियांश के पांव में गिरकर अपने आप को बर्बाद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से अदिति के परिवार के बारे में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक उसी तरह से ये बात भी शायद ही कोई समझ सकता है कि इतना ऊंचा उठने के लिए अदिति इतनी डेस्पेरेट क्यों है। बाहर से तो अदिति काफी ब्राइट और खूबसूरत दिखती है, बिल्कुल म्यूजिक यूनिवर्सिटी की फैशनेबल कपड़ों वाली लड़कियों की तरह, लेकिन असलियत में अदिति एक बहुत ही साधारण, या ऐसा कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार से आई लड़की है। उसके माता पिता सिर्फ एक साधारण मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं। अदिति को म्यूजिक सीखने के लिए यहाँ भेजने में उन्होंने करीब करीब अपनी सारी जमा पूंजी स्वाहा कर दी है। मुंबई यूनिवर्सिटी के म्यूजिक कॉलेज में अदिति का एडमिशन लेना भी उसके पूरे परिवार के लिए बड़े गौरव की बात बन गई है। अदिति एक छोटे से शहर के दूर दराज, अलग थलग सी एक छोटी सी जगह से आई है, जहां पर आम नागरिकों की इनकम भी कुछ ज्यादा नहीं होती। वे लोग इतना जरूर कमा लेते हैं कि परिवार के साथ ठीक ठाक गुजर बसर हो जाती है। अदिति ने भी असल दुनिया तो मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में आने के बाद ही देखी है, और अब जाना है कि इस दुनिया में कितनी समृद्धि है।
अब उसे अपने क्लासमेट से जलन होने लगी है क्योंकि वो लोग हर दिन बड़े बड़े ब्रांड के बैग, कपड़े और ब्रांड न्यू सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं। अदिति भी अमीरों की तरह सोफिस्टिकेटेड जिंदगी जीना चाहती है। अदिति हाई क्लास, हाई एंड और शानदार लाइफस्टाइल जीना चाहती है, लेकिन इस वक्त उसके रहने खाने का खर्च उसके दिल में पैदा हुए अरमानों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। शुरुआत में अदिति अपनी जिंदगी और हैसियत को लेकर काफी खुश थी। जो भी उसके पास था उसमें अपना खर्चा अच्छे से चला लिया करती थी और उसकी चाहत भी अपने दायरे में हुआ करती थी। लेकिन मुंबई आने के बाद आखिर में उसने जो रास्ता चुना वो प्राइडफुल न होकर ऊंचा उठने का सिर्फ एक प्रभावशाली तरीका है। अमीर लोगों से मिलने के लिए अदिति ने बड़े होटल में लोगों के खाने के बाद उनकी प्लेटें उठाने का काम किया और वहां आने वालों के शकल में घुलने मिलने के लिए उनके साथ उठना बैठना शुरू किया। और फिर उसने किसी अमीर आदमी या अमीर बेटे को ढूंढने के लिए काफी कड़ी मेहनत। एक बार तो अदिति ने सोचा भी कि उसका असली नाम अदिति क्यों है। उसका ये नाम इतना ग्लोरियस या अमीर भी तो नहीं लगता है। कम से कम जितना अमीर वो बनना चाहती है उसका नाम उतना रिच तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अदिति को लगता है अगर मेरे माँ पापा सिर्फ थोड़ा ज्यादा पैसे कमा रहे होते तो वो लोग थोड़ा ज्यादा अमीर होते और तब शायद वो लोग मुझे एक बेहतर जिंदगी भी दे पाते। लेकिन आज की मुंबई में, जहां मुंबई के हर एक इंच जमीन के टुकड़े की कीमत भी आसमान छूने जितनी ऊंची है, ये सब देखकर अदिति सोचती है अगर मैं भविष्य में कभी अपने लिए मुंबई में एक घर खरीदना चाहूं तो उसे मुझे अपनी 2 पुश्तों की सारी जमा पूंजी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन अपने पुरखों की संपत्ति हासिल करने के लिए भी तो मुझे अपने परिवार की नौजवान पीढ़ी के साथ झगड़ा करना पड़ेगा और साथ ही अपने साथ साथ ना जाने और भी क्या क्या गिरवी रखना पड़ेगा। इसलिए तो अदिति कियांश के साथ है। उसने सोचा कियांश बहुत हाई क्लास लड़का है, उसका स्टेटस काफी ऊंचा है। वरुण तो उसके सामने था सिर्फ धूल का एक कतरा है। अगर मुझे कोई छोटा मोटा म्यूजिकल प्रोग्राम भी लाइव देखने की इच्छा होगी तो ऐसे में वरुण मेरे लिए कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन कियांश के साथ ऐसा नहीं होगा। उसके साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कियांश के पिताजी तो ऐसी बड़ी छोटी कई कंपनियों के शेयर होल्डर भी है। अगर वरुण कियांश के साथ झगड़ा कर लेता है तो फिर उसकी इस बेवकूफी की कीमत चुकाने के लिए उसके माँ पापा को जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहना होगा। तारानकन वरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अदिति, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझ पर विश्वास करके देखो। तुम्हें वाकई में मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे अपनी काबिलियत के दम पर अच्छा काम मिल जाएगा और मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए काफी सारे पैसे भी जरूर कमा लूंगा। अदिति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक्स वरुण, लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कियांश की यह स्पोर्ट्स कार की कीमत क्या होगी? ये कार 5 से 6 करोड़ की है। मैंने सुना है कि इसके हर एक पहिए की कीमत भी लाखों रुपए में होती है। तुम्हें क्या लगता है वरुण, क्या तुम भी मुझे इतनी लग्जरियस जिंदगी दे पाओगे? लग्जरियस? अदिति की बात सुनकर वरुण अचानक से अवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और अब वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। हालांकि अदिति ने अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे कि उससे वरुण की इज्जत पर आंच कोई आए। उसने अब तक वरुण से सीधे सीधे ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा है कि भले ही तुम 10 साल लगातार इसके लिए कोशिश करते रहो लेकिन फिर भी तुम कियांश के जैसी कार का खर्चा नहीं उठा सकोगे। लेकिन वरुण इतना बेवकूफ भी नहीं है। अदिति ने कुछ ना कहते हुए भी अभी जो कुछ कहा उससे वरुण जान गया है कि अदिति क्या कहना चाह रही है। ऐसे में वरुण को भी समझ में नहीं आया कि अब उसे इसके आगे क्या कहना चाहिए। वरुण ने मन ही मन कहा, आने वाला वक्त अपनी झोली में किसके लिए क्या लेकर आएगा ये तो भगवान ही जानता है। तारानकन जब वरुण ने अदिति को रोकने की कोशिश की तब अदिति ने बिन कुछ भी बोले ही वरुण को उसकी औकात याद दिला दी, जिससे वरुण भौचक्का रह गया। अब वो वाकई में बहुत पछता रहा है कि उसने अदिति को रोकने की कोशिश की ही क्यों। जाने देता उसे जहां वो जाना चाहती है। जब उसे अपनी परवाह नहीं है वो कौन होता है उसकी परवाह करने वाला। वरुण ने सोचा, वैसे भी मेरा अदिति से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, तो ऐसे में मुझे अदिति को रोकने का भी क्या हक है? मुझे उसे रुकने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। असलियत में ऐसा नहीं है कि अदिति को वरुण पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। अदिति को लगता है कि यह सोसाइटी ही इतनी क्रूर है। जब भी वो वरुण की साइकिल के पीछे बैठती है तो उसे लगता कि सभी लोग उस पर हंस रहे हैं। अदिति को वरुण की साइकिल के पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे लोगों का उस पर हंसना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अब बस वो उस करोड़ों की लैम्बोर्गिनी में ही बैठना चाहती है, फिर भले ही उसे इसके लिए अपनी इज्जत गंवाकर जिंदगी भर के लिए रोना ही क्यों ना पड़े। अदिति को लगता है कि कियांश से शादी करना हर तरह से वरुण के साथ सेटल होने से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। उसने सोचा, कियांश का बेटा कम से कम वरुण के बेटे से तो ज्यादा ही बेहतर होगा। वह कियांश के सोशल कॉन्टैक्ट्स की वजह से ज्यादा सोशल रिसोर्सेज के टच में रहेगा और उसके पास ज्यादा पैसा और शोहरत भी इकट्ठा करने की काबिलियत होगी। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद उसे घर या कार खरीदने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी और वो अपनी जिंदगी सुकून से रह सकेगा। वरुण का बेटा अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी अपने माँ पापा के साथ बस एक गुलामों वाली जिंदगी जिएगा। हो सकता है कि उसे उनके साथ साथ खुद को भी गिरवी रखकर सारी उम्र उनका कर्ज ही चुकाते रहना पड़े
और अगर कुछ ऐसा हुआ कि गलती से वो लोग समाज की सबसे निचले स्तर की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए तो आखिर में वरुण के साथ मेरी जिंदगी भी आसान नहीं होगी। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर होना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात तो ये कि यह सहनशक्ति दर्द और इन्फीरियरिटी सहने से पैदा होती है। अदिति को लगता है कि उसे अपने बेटे में आत्मनिर्भरता के बीज बोने के बजाय उसे एक अमीर प्लेबॉय बनाना पसंद करेगी। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि उसकी आने वाली पीढ़ी जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे और एक दिन स्ट्रगल करते करते ही दम तोड़ दे। अगर शॉर्ट में कहूं तो अदिति को वरुण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि वरुण को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वरुण के साथ चलने में उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर यही सच है कि वरुण के साथ उसका कोई फ्यूचर भी नहीं हो सकता। आखिर में अदिति ने अंधेरे का फायदा उठाया और चुपचाप वहां से गायब होकर दूर चली गई। उसके इस फैसले को कोई नहीं बदल पाया, ना युक्ति, ना वरुण और ना ही कोई और। इतना सब होने के बाद भी वरुण बेवकूफों की तरह वहां खड़ा खड़ा अदिति को जाते हुए देखता रहा। सिद्धार्थ और ध्रुव, जो वरुण से ज्यादा दूर नहीं खड़े हैं, उन्होंने उसे चुपके चुपके रोते हुए देखा। वरुण हमेशा से ही काफी मजबूत रहा है, लेकिन अब वो फूट फूट कर रो रहा है। इस वक्त उसकी गरिमा को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची होगी। उसे आज अपने बेकार होने पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वरुण मन ही मन खुद से बोल रहा है, क्या मैं इतना गया बेकार इंसान हूं कि आज मैं अदिति को सपोर्ट भी नहीं कर सकता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अदिति किसी ऐसे इंसान को कैसे चुन सकती है जो उसे अपने जूते की धूल से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। वो आदमी उसे प्यार और इज्जत देने के बजाय हर वक्त उसे डांटता और पीटता रहता है, लेकिन फिर भी उसने उसे चुना, मुझे नहीं। एक पल के लिए ध्रुव झिझका, लेकिन फिर आखिरी में वो वरुण के कंधे को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा और उसने कहा, वरुण, दुखी मत हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आगे जरूर बहुत अच्छा करोगे और देख लेना भविष्य में वो आज के दिन के लिए बहुत पछताएगी। वरुण ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी और कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, ये करना बेहद मुश्किल है। ध्रुव काफी गुस्से में आ गया, अबे तू आदमी है आदमी, आंखें खोल कर देख, इस दुनिया में ऐसे कितने ही सारे बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है। इसके अलावा भी क्या तू कभी चाहेगा कि तू खुद अपने माँ पापा को शर्मिंदा करे? तेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो कईयों के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या ऐसा सचमुच में है? वरुण ने बड़े ठंडे लहजे में कहा। ध्रुव ने वरुण को समझाया, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के पूर्वज एक बैंकर थे। इसके अलावा बफे के पूर्वज एक तेल व्यवसाय थे। यहाँ तक कि मुंबई के सबसे अमीर आदमी के पिताजी, जिन्हें हम मिस्टर झुनझुनवाला कहते हैं, कभी एशिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। मिस्टर झुनझुनवाला सबसे अमीर आदमी इसलिए बन पाए क्योंकि वह एक अव्यवस्थित युग में पैदा हुए। बदकिस्मती से यह एक शांतिपूर्ण युग है। ऐसे युग में जहां अव्यवस्था फैली हुई हो, युद्ध के मैदान का एक योद्धा अपने सैनिकों को वापस बुलाकर यह कहते हुए काम चला सकता है कि राजा, सेनापति और मंत्री दुनिया का पीछा कर सकते हैं। लेकिन एक शांतिपूर्ण युग में अगर कोई असाधारण जिंदगी जीना चाहता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता तो नहीं है कि वरुण किसी ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ होगा। आज ड्रिंक करोगे? मैं ड्रिंक्स की कुछ बोतलें लेकर आता हूँ। आज रात हम लोग तब तक पीते रहेंगे जब तक कि हम पीकर पूरी तरह से नशे में धुत न हो जाएं। अचानक वरुण ने कहा कि वो पीना चाहता है और पूरी तरह से नशे में धुत होने के बाद वो आराम करेगा। पियो पियो, जब तक आसमान में अंधेरा न हो जाए दबाकर पियो। ध्रुव ने भी एक बोतल उठाई और वो शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने भी अपना सिर हिलाया और फिर जीत भी बड़े एक्साइटमेंट के साथ बियर की बोतलें खरीदने के लिए कैंटीन के पास की वाइन की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। अभी भी वो बियर से दूर रहता था और उसका पीने पिलाने की महफिलों में कभी भी उठना बैठना नहीं रहा है। वापस लौटते वक्त उसके हाथ में चिप्स और स्नैक्स के कई पैकेट थे और वह इस बड़े से बैग को लेकर हॉस्टल की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। जीत भी बेडरूम में पहुंच गया। दानिश भी उठकर अंदर की तरफ भागा। सिद्धार्थ, ध्रुव और बाकी के क्लासमेट्स भी फटाफट हॉस्टल में आ गए। एक पल के लिए तो पूरा हॉस्टल भर गया, ये देखकर कि इतने सारे लोगों के लिए ड्रिंक्स कम पड़ जाएंगी। सिद्धार्थ ने पैसे निकाले और कहा, तुम सब लोग मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाकर ड्रिंक्स के 2 और डिब्बे ले आता हूँ। इसके साथ ही उसने कैंटीन वाले से कहा, यहाँ पर एक छोटा सा किचन खोलकर रखना और हमारे लिए खाने की कुछ गर्म चीजों की एक टेबल भी तैयार कर देना। फिर अपने साथियों से कहा, ध्यान रहे कि कोई भी आज एब्सेंट नहीं हो सकता। सिद्धार्थ भाई, ये काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए जीत हॉस्टल के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने झटपट पैसे ले लिए और तेजी से भाग गया। आधे घंटे से भी कम वक्त में जब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ खाना खाना शुरू कर दिया, तभी जीत एक बड़ी सी बोरी और खाने की ढेर सारी चीजें लेकर वापस आ गया। वो सामान इतना ज्यादा है कि उससे पूरा हॉस्टल रूम ही भर गया। उसके बाद उन्होंने पीना शुरू कर दिया और सभी दोस्तों ने अपने अपने पेट में शराब उड़ेल ली। वरुण ने सबसे ज्यादा पी और फिर वो इतने उलझन में आ गया कि थोड़ी देर बाद रोने ही लगा। दानिश ने वरुण का सिर पकड़ लिया और कहा, मेरे भाई मत रो, प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। फिर वरुण उठकर खड़ा हुआ और अपना सिर सहलाने लगा। वो दोनों ही एक ही तरह के लोग थे जो दुनिया की काफी अच्छी तरह से पहचानते हैं।
दानिश को भी कुछ ऐसा ही लगा था जैसा वरुण को डंप किए जाने के बाद लग रहा है। यहाँ तक कि उसने बड़ी उदारता के साथ वरुण को अपने यूएसबी ड्राइव में दर्जनों गीगाबाइट की कैपेसिटी वाली इंफॉर्मेशन मुफ्त में दे दी। ड्रिंक्स खत्म करने के बाद दोपहर के 2 बज चुके हैं। उसके बाद 2 और लेक्चर्स हुए। कई स्टूडेंट्स तो पहले से ही हॉस्टल के बिल्डिंग के बाहर वाली बड़ी क्लास की तरफ चलने लगे। वहीं पीने के एक राउंड के बाद दानिश भी नशे में कुछ धुत सा हो गया। दानिश ने बेबसी में अपना सामान पैक किया और नीचे की तरफ चल दिया। इसके तुरंत बाद काफी सारे लोगों को नींद आने लगी और वो सभी सो गए। दानिश के हॉस्टल से बाहर निकलने के करीब 5 मिनट बाद ही सिद्धार्थ की नींद खुली। असलियत में उसके फोन की घंट बजी थी जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई। ये सब कुछ एक सपने जैसा ही हो रहा है। आज सिद्धार्थ को ये पता चला कि जानवी ने ये पूछने के लिए कॉल किया है कि सिद्धार्थ का हॉस्टल किस फ्लोर पर है। शायद वो ऐसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे वो पर्सनली उसे ही ढूंढने के लिए वहां आए हैं। तो सिद्धार्थ ने जानवी को अपने फ्लो का पता बताया और फिर अपने पूरे कपड़े पहनकर जानवी का इंतजार करने के लिए नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान बाहर से अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। फिर उन्होंने बंटू चौधरी नाम के एक लड़के को बगल वाले कमरे में भागते हुए देखा। उसने घबराहट में कहा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, नीचे चलो, नीचे चलो, दानिश को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ सदमे में आ गया और उसने पूछा, वह है कहाँ? नीचे, तुम उसे अभी भी देख सकते हो, कहते हुए बंटू ने खिड़की की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ ने नीचे देखा तो पता चला कि वाकई में नीचे बहुत सारे लोग इस वक्त जमा हो चुके हैं। बाहर भीड़ के वहां एक और शख्स है जो भीड़ के बीच की धक्का मुक्की में बुरी तरह से फंसा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो थप्पड़ मारकर बीच में ही फंस गए। ये दानिश ना होता तो और कौन हो सकता है। थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग जयकारे के नारे भी सुन सकते हैं। भाई लोग, नीचे उतरो, सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और अकेले ही नीचे की तरफ भागा। वरुण, ध्रुव, जीत और बाकी के दूसरे लोगों की नींद भी टूट गई। इस वक्त उनके पास कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं था। उन्होंने अपनी अपनी चप्पलों में अपने पांव फंसाए और नीचे की तरफ दौड़ पड़े। बंटू लोगों को बुलाने के लिए जल्दी से हॉस्टल में चला गया। सिद्धार्थ सबसे पहले हॉस्टल से बाहर निकला। उसने देखा कि हॉस्टल की मेन रोड पर कई लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इस वक्त वरुण, जीत, ध्रुव और बाकी के लोग भी दौड़ पड़े। जब उन्होंने भीड़ को हटाते हुए जगह बनाई और घेरे के बीच में पहुंचे तो उन्होंने भयंकर लड़ाई और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। शायद यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक लड़की की घबराई हुई आवाज भी सुना दे रही है। कियांशु, वो कह रही है, जल्दी करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उनसे कहो कि अब और लड़ो। अगर वो फिर से लड़ने लगे तो यह उन्हें भी मार डालेगा। तारांकन जब सिद्धार्थ, वरुण और ध्रुव लोगों के घेरे के बीच पहुंचे तो उन्हें एक लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो कियांशु से लड़ाई बंद करवाने के लिए कह रही है। उनमें से एक लड़के ने बड़ी रूखी आवाज में कहा, डैम इट, इतना मार खाने के बाद भी इस कमीने में लड़ने की हिम्मत अब भी बाकी है। मैं आज इस कमीने को नहीं मार सकता वरना। तभी एक दूसरे लड़के की आवाज आई। उसने बड़ी अकड़ के साथ कहा, आज उसे दिखा ही दो कि मुंबई यूनिवर्सिटी और यह एरिया किसका है। फाइनली जब सिद्धार्थ और बाकी के लड़के एग्जैक्ट लड़ाई वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग दानिश को घेरकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। उसका चेहरा खून से पूरी तरह लथपथ है, लेकिन फिर भी दानिश अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता जा रहा है। जब उन लोगों ने दानिश को मार मार कर जमीन पर गिरा दिया तब भी दानिश ने लड़ना नहीं छोड़ा। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों के साथ बराबर फाइट बैक करता रहा, लेकिन फिर उन लड़कों ने उस पर पागलों की तरह लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे दानिश और भी ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया। और जिसने भीड़ के बीच दानिश को पीटा है वो कोई और नहीं बल्कि कियांश ही है। ये वही कियांश है जिसका पहले अदिति के साथ झगड़ा हुआ और इस वक्त उसने दानिश को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी है। आखिर कियांश दानिश से किसी तरह का बदला ले रहा है। कियांश के अलावा और भी 2 लड़के हैं जिन्होंने दानिश को घेर रखा है और वो उस पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। उन लोगों के आसपास काफी सारे फैशनेबल लड़कों का एक ग्रुप है जो बीच बीच में तालियां बजाते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि ये वही लोग हैं जिन्हें कियांश ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। लेकिन वहां समीर दिखाई नहीं दे रहा है, आमतौर पर जो हमेशा कियांश के साथ ही रहता है। शायद समीर अभी भी किसी अस्पताल में अपनी चोटों का इलाज करवा रहा है। लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा जरूर देखा है। ये तो वाकई में आकाश ही लग रहा है, सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा। इस वक्त सिद्धार्थ ने देखा कि आकाश एक ऑडी में टिक कर खड़ा हुआ है। उसके साथ योगिता और उसके साथ काफी हैंडसम लड़के भी हैं जो सब एक साथ बड़े मजे से अपने सामने चलने वाले एक्शन शो का मजा ले रहे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव से यह साफ देखा जा सकता है कि वो सभी लोग एक ही ग्रुप से हैं। सिद्धार्थ के पास तो अब इसके बारे में सोचने तक का वक्त नहीं है। उसने देखा कि दानिश को कियांश और उसके साथियों ने इतना मारा है कि अब उसके पास फाइट बैक करने की ताकत ही नहीं बची है। ये सब देखकर सिद्धार्थ को तुरंत गुस्सा आ गया। सिद्धार्थ ने उस आदमी को पकड़ लिया जो उसके सबसे ज्यादा करीब था और उसे तड़ातड़ 2 थप्पड़ मारे। उस लड़के के बाल बहुत छोटे हैं, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ काफी स्ट्रांग है। सिद्धार्थ ने सिर्फ उस लड़के के बाल पकड़ लिए हैं
बल्कि उसने उसकी खोपड़ी भी कसकर पकड़ ली है। सिद्धार्थ के हाथ के सिर्फ 2 ही थप्पड़ पड़ने और अपनी खोपड़ी पर सिद्धार्थ के हाथ की पकड़ कसने की वजह से वो लड़का दर्द से करा उठा। कियांश को दानिश के हाथों से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि दानिश फाइट के दौरान बेरोक-टोक धड़ल्ले से हवा में हाथ चलाता है, फिर वो यह नहीं देखता कि सामने कौन मौजूद है। वहीं सिद्धार्थ ने अपने सामने खड़े लड़के को एक जोरदार लात मारी और उसी वक्त कियांश की पीठ पर भी एक जोरदार लात पड़ी। कियांश जमीन पर कुछ इस तरह से लुढ़क गया जैसे कि किक मारने पर फुटबॉल लुढ़क जाती है। इस वक्त वरुण, ध्रुव और कुछ और लोगों ने सिद्धार्थ को लड़ता देखने के बाद किसी पर भी कोई रहम नहीं किया। वे लोग भी तुरंत आगे बढ़े और बाकी लड़कों को भी घूंसे मार मारकर जमीन पर पटकने लगे। सिद्धार्थ ने जल्दी से पलटकर दानिश को उठने में मदद की और थोड़ी चिंता के साथ पूछा, तुम ठीक तो हो दानिश? दानिश ने अपने मुंह के किनारे से बहता हुआ खून पोंछा और बहुत अकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं ठीक हूं। अगर मैं मरा भी तो मैं उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर ही मरूंगा। इस वक्त कियांश के गुंडों की नजर सिद्धार्थ और उसके साथ आए बाकी लोगों पर पड़ी। उन्होंने बड़ी हैरानी से एक नर्म सी आवाज निकाली, ओएसएसएसओ। शायद उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई दानिश की मदद के लिए आगे भी आ सकता है। खासतौर पर आकाश को तो बहुत हैरान हो रहा है। जब उसे पता चला कि यह उसका पुराना दुश्मन है तो उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ज्यादा ही खराब हो गए। कियांश और बाकी के लोग भी उठकर खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा कि यह सिद्धार्थ और वरुण है तो तुरंत ही कियांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, अबे भूतनी के, आखिर तूने हमें बहुत इंतजार करवाया। बस अब तू देखता जा, तेरे दिन खत्म हो गए हैं। अब देख मैं तुम सबको एक एक करके कैसे मारता हूँ। जब कियांश ने देखा कि अब तो पिक्चर का मेन हीरो आ गया है, बस उसी वक्त कियांश के गुंडों का एक बड़ा ग्रुप तुरंत काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसने सिद्धार्थ और उसके साथियों को घेर लिया। आकाश ने भी तमाशा देखना बंद कर दिया और उन्हें घेर कर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ ने देखा कि दरअसल में दानिश को सिर्फ बाहरी चोटें ही लगी हैं तो आखिर में उसे थोड़ी राहत का एहसास हुआ। उसने कियांश को देखा जो बड़े मजे से सिगरेट पी रहा है और कहा, बोलो, हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें? वरुण और उसके साथी थोड़े घबराए हुए हैं। आखिर कियांश के साथ कुछ लोग हैं और वो भी सारे के सारे अच्छे खासे लंबे चौड़े और काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। और अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पास काफी अच्छी फाइटिंग पावर भी है। हालांकि जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो पाया कि सिद्धार्थ न सिर्फ शांत और स्थिर है, बल्कि सिगरेट फूंकते वक्त भी उसके चेहरे पर काफी घमंड नजर आ रहा है। ऐसे में कियांश के आदमी सिद्धार्थ और बाकी के लोगों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके और उनके दिलों में जो घबराहट घर करने लगी थी वो अचानक से गायब हो गई। लानत है तुम पर। कियांश को भी सिद्धार्थ के इस घमंड से काफी नाराजगी है। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। असलियत में वो सिद्धार्थ पर हमला करना चाहता था, लेकिन तभी बंटू ने अपनी क्लास के सभी लड़कों को वहां पर बुला लिया। अब कुल मिलाकर वो लोग 20 से भी ज्यादा लड़के हो गए हैं और दूसरी तरफ कियांश के ग्रुप में कुल मिलाकर सिर्फ 7 या 8 लोग ही हैं जिन्हें सिद्धार्थ के साथियों ने घेर लिया है। ध्रुव क्लास का मॉनिटर है। उसने अपनी क्लास के लड़कों को देखा तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने चिल्लाकर कहा, भाई लोग, मार डालो उसे। कौन माई का लाल है जो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत कर सकता है? आकाश भी तुरंत दहाड़ पड़ा। अपने इस प्रभावशाली तरीके के साथ साथ अपने पीछे खड़ी लग्जरी कार की वजह से आकाश कुछ ज्यादा ही प्रतिष्ठित लग रहा है। वहीं अपोजिट पार्टी के सभी लड़के वाकई में काफी डर गए हैं। अपनी एक ही दहाड़ से लड़कों को दबाने के बाद आकाश ने सीधे सिद्धार्थ की तरफ देखा और बड़ी गहरी आवाज में कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने खतरनाक भी हो सकते हो। डैम इट, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम सचमुच में बड़े 30 मार्खा बनने की कोशिश कर रहे हो। मानो मेरी बात, ऐसा कुछ मत करो। अगर तुमने दोबारा हिम्मत करने की जरूरत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? देखते हैं आखिरी में कौन हंसता है और कौन रोता है। कियांश ने एकदम से चौंक कर पूछा, आकाश भाई, तुम इसे जानते हो? सिर्फ जानता ही नहीं, मैं तो इसे अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ, आकाश ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। आसपास के लोग तुरंत समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि उन दोनों के बीच काफी दिनों से दुश्मनी पल रही है। सिद्धार्थ ने आकाश की धमकियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, ओह, तो फिर यह समझ लो कि बिग ब्रदर यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और आकर मुझसे आमने सामने लड़ो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आज तुम्हारे इस घमंड को तुम्हारे साथ साथ हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। जाना मत, बुला लो अपने लोगों को। ये कहते हुए आकाश ने अपना फोन निकाला और मदद के लिए फोन करना शुरू कर दिया। वरुण की तरफ के लोग थोड़े डरे हुए हैं। आकाश और कियांश का ग्रुप कॉलेज में काफी सक्रिय है। वो लोग न सिर्फ अमीर है बल्कि कॉलेज में भी वो काफी ओपन माइंडेड है। वो लोग अगर चाहें तो शायद काफी लोगों को बुला सकते हैं। इस वक्त तक वरुण ने भी सोच लिया है कि उसे भी किसी को बुलाना है। आखिर यह मामला उसकी वजह से ही तो शुरू हुआ है। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे इसके लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। कियांश ने अपने लोगों को कॉल करने के लिए फोन करना भी शुरू कर दिया है। ध्रुव भी जितने लोगों को बुला सकता था उसने उन्हें कॉल कर लिया है। देखने वाले जानते हैं कि अब उन्हें यहाँ पर एक अच्छी नौटंकी देखने को मिलेगी।
शायद अब यह एक ग्रुप फाइट होगी, इसलिए उनमें से कोई भी टीचर को रिपोर्ट करने के लिए या सिक्योरिटी को बुलाने के लिए नहीं गया। इसके बजाय वो लोग इस रोमांचक लड़ाई का इंतजार करते हुए बड़े उत्साह के साथ इधर उधर हो लिए। बहुत बड़ी ग्रुप फाइट होने वाली है। कोई भी ऐसी लड़ाई जो यूनिवर्सिटी के दिनों में नौजवान खून को गर्म करे और रगों में उबाल लाए, वो फाइट इतनी रोमांचक तो होगी ही। दोनों पार्टी अपनी अपनी मदद के लिए अपने अपने लोगों को लगातार कॉल किए जा रहे हैं। अब तो वहां का माहौल भी काफी तनावपूर्ण हो गया है और वहां की हवा भी तनाव से भरी हुई लगने लगी है। वरुण, ध्रुव और जीत सभी फोन पर हैं। वो तीनों मदद मांगने के लिए अपने अपने ओर से लोगों को फोन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दानिश का उसके कॉलेज में ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। जब तक वो लोग लड़ते रहेंगे तब तक दानिश भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके सपोर्ट में खड़ा होकर काफी आगे बढ़ सकता है। भले ही लो स्टेटस होने की वजह से वो कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकता है, लेकिन उसके पास बेलगाम लोगों की कमी नहीं है। इसके ठीक ऑपोजिट सिद्धार्थ एकदम शांत है। इस वक्त उसके होठों पर एक सिगरेट लड़खड़ाती हुई थिरक रही है और वो कभी गोले के आकार में तो कभी तितली के आकार में धुएं के छल्ले उड़ाते हुए बड़ी खूबसूरती से सिगरेट पी रहा है। सिद्धार्थ नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी मदद करे। आखिर सोनू और बाकी के दूसरे लोग दुनिया की नजरों में गैंगस्टर हैं। अगर सिद्धार्थ को इस कॉलेज में अभी भी 4 साल निकालने हैं तो उसे सोनू जैसे आदमी को नहीं बुलाना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कियांश ने भी कुछ उटपटांग तरह के लोगों को बुला लिया तो फिर वो सब सिद्धार्थ के लिए गाजर और मूली से ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोग हैं। तारांकन, लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ ने देखा कि जानवी भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जानवी खुली आंखों से अपने सामने सब कुछ होता हुआ देख रही है। उसने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस वक्त इस भयानक ग्रुप की लड़ाई का सिद्धार्थ से कुछ भी लेना देना हो सकता है। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सिद्धार्थ वाकई में किसी दल का नेता है। जानवी के अलावा वहां पर मेघा भी दिखाई दे रही है और फिर वहां पर जानवी की बाकी सहेलियां भी हैं। आखिर में इस वक्त वो लोग अपनी क्लास में जाने ही वाले थे, लेकिन तब तक इस मामले ने काफी बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आसपास के हॉस्टलों से करीब करीब सभी लोग जिनकी क्लास नहीं चल रही है वहां से भाग गए। अचानक भीड़ में एक और हलचल मच गई। फिर एक सुंदर सी लड़की भीड़ से बाहर निकलकर आई और वरुण से बोली, वरुण, तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अदिति है। अदिति को पता है कि कॉलेज में कियांश की ताकत किस कदर फैली हुई है। कॉलेज में तो कियांश के चमचों का एक काफी बड़ा ग्रुप भी है। वरुण उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। आखिर में जब दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए तो ये तो तय था कि सिर्फ कमजोर पार्टी का ही सिर फूटेगा, उनका ही खून बहेगा। और जाहिर सी बात है कि यह बात वरुण के लिए लागू होती है। लेकिन वरुण वहां से नहीं जा सका। वो ऐसे कैसे जा सकता है? आखिर उसकी इज्जत का सवाल है। वैसे भी वो फ्यूचर में अपने क्लासमेट्स की दोस्ती की यादों को संजोना चाहता है। यहाँ तक कि अगर उसे पता होता कि आगे एक बहुत बड़ी खाई है तब भी बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने दोस्तों का साथ देता ही। वरुण ने अदिति से कुछ भी नहीं कहा। अदिति ने पलटकर कियांश से रिक्वेस्ट की, कियांश, वाकई में अब मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सच कर रही हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात सुनो कियांश। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। अगर तुम लोग यूं ही लड़ते रहे तो तुम उसे जरूर मार डालोगे। कियांश इस वक्त बेहद बहुत दुखी लग रहा है। उसने अदिति को दूर धकेल दिया और अपना फोन रखकर वरुण को गुस्से से इशारा करते हुए कहा, अबे ओ भूतनी के, तू मेरे लिए यही रुक कर इंतजार कर। अब मैं तुझे एक ऐसी जिंदगी देने वाला हूं कि तू ताउम्र याद रखेगा। अगर आज मैंने तुझे अपाहिज नहीं बनाया तो आज के बाद मैं अपने नाम के साथ मराठे सरनेम लगाना छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी दोनों में से किसी के भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। आज तो ये ग्रुप फाइट होकर ही रहेगा। जैसे ही दोनों पार्टियों के फोन बंद हुए और एक एक कर मारपीट शुरू हो गई, कुछ लोग भीड़ के बीच में घुस गए और अब बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। वरुण, ध्रुव और जीत के अलावा वहां पर कुछ ही लोग आए हुए हैं। वो सभी लोग काफी दुबले पतले से हैं और चश्मा भी लगाते हैं। यहाँ तक कि उनकी फिजिक और मोमेंटम भी एक लेवल पर नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कियांश और आकाश ने बुलाया है उन्हें पावरफुल कहा जा सकता है। वरुण और ध्रुव ने जिन लोगों को बुलाया है वो सब उनके ऐसे दोस्त हैं जो खेलने कूदने में बहुत अच्छे हैं और अपने दोस्तों के लिए वफादार भी। दूसरी तरफ कियांश ने आकाश की मदद से लोगों को बुलाया है। वो सब ऐसे लोग हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट पर बास्केटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ तक कि उनमें कई सारे तो स्पोर्ट्स स्टूडेंट भी हैं जो खुद स्पोर्ट्स कॉलेज में ही पढ़ते हैं। उन सब में एक समानता है कि उन सभी की स्किन काफी सांवली है, जिससे ऐसा लगता था कि वो लोग आमतौर पर खेल के मैदान में ही रहते हैं और खेलने में बहुत अच्छे हैं और कड़ी धूप के कारण ही सांवले हो गए हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता भी हैं और तो और कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी हैं जो साथ ही साथ नेशनल डिफेंस स्टूडेंट्स भी हैं। इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी में और भी कई बड़े लोग हैं जिन्हें काफी प्रभावशाली इंसान माना जा सकता है।
जैसे कि कॉलेज लिटरेचर सोसाइटी के डायरेक्टर और गिटार एसोसिएशन के डायरेक्टर और मार्शल आर्ट्स के डायरेक्टर वगैरह, वो सभी काफी प्रभावशाली और दबंग लोग हैं। कुल मिलाकर वो लोग करीब करीब 50 से 60 के आसपास रहे होंगे, और वो लोग अभी भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के इस ग्रुप को देखकर ना जाने कितने ही आते जाते लोगों के होश उड़ गए। वैसे आकाश के किए हुए इंतजाम को वाकई में काफी शानदार माना जा सकता है, क्योंकि इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग शामिल हैं। देखते ही देखते इस बार पूरी की पूरी सिचुएशन पलट ही गई। ये सभी स्पोर्ट्स स्टूडेंट आकाश और कियांश के सामने आए और बहुत गर्व के साथ बोले, क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ? कौन बदनसीब है जिसने हमारे बड़े भाई कियांश मराठे को उंगली करने की कोशिश की है? उसकी तो हम तो उसे सीधे मौत के घाट उतार देंगे। और फिर अगर बाद में कुछ होता है तो आप आकाश को सिर्फ एक आवाज लगा देना, हम सामने से चले आएंगे। फिर आप बताते जाना कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, आप जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। कैंपस में इन प्रभावशाली लोगों को फॉलो करने वाली लड़कियों के एक ग्रुप ने भी सिद्धार्थ, वरुण और बाकी के लोगों को नफरत भरी नजरों से देखते हुए एक दूसरे से पूछा, आखिर ये है कौन, इतना बोल्ड? ये तो सचमुच में आकाश और कियांश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रहा है। पता है, मैंने सुना है कि वो कुछ बेवकूफों का ग्रुप है जो हमारे पौव के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, अगर सचमुच में ऐसी बात है तब तो ये बड़ा दिलचस्प है। वाकई में दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो जानबूझकर अपनी मौत को न्योता देते हैं। फिर वहां पर उन खूबसूरत सजी धजी लड़कियों की खिलखिलाहट भरी हंसी सुनाई दी। उसके बाद आकाश और कियांश ने सिगरेट के डिब्बे निकाले और एक एक करके सारी सिगरेट बाहर निकाल दी। वो दोनों ही काफी शांत और रिलैक्स्ड लग रहे हैं। कोई तो सड़क के किनारे बैठ गया और कोई लग्जरी कारों के साथ टिक कर खड़ा हो गया। वो लोग या तो बड़े जोर शोर से गर्व के साथ चिल्ला रहे हैं, या फिर कांपते हुए वरुण, ध्रुव और उनके साथियों को कनखियों से नफरत भरी नजरों के साथ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे कि जीत तो उनकी मुट्ठी में ही है। अदिति भागते हुए कियांश के पास आई और उसके सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाने लगी, कियांश प्लीज अब मत लड़ो, फॉर गॉड सेक प्लीज अब और मत लड़ो। ये सारा किस्सा अदिति की वजह से ही तो शुरू हुआ है। अदिति बिल्कुल नहीं चाहती है कि यह मामला आगे बढ़े, क्योंकि इतने खतरनाक मैटर का नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आकाश ने अदिति को लात मारकर दूर भगाते हुए कहा, चल यहां से दफा हो जा चुड़ैल। क्या तुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पिटना बुरा लग रहा है? आज तो अपनी आंखें खोलकर देखेगी कि मैं इन कुत्तों को कैसे सबक सिखाता हूं। आसपास की भीड़ को कियांश के बात करने का ये रूड तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और लोगों ने उसके इस तरीके का मजाक भी उड़ाया। खासतौर से वो लोग जो इस झगड़े की वजह जानते हैं, वो इस ग्रुप के लोगों की इतनी बदतमीजी और कियांश का घमंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इनमें कियांश और आकाश की तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी खड़े होकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उन सभी लोगों को यह उम्मीद थी कि सिद्धार्थ ही इन लोगों को सबक सिखाएगा। लेकिन एक तो सिद्धार्थ के पास बहुत ज्यादा लड़के भी नहीं है, और अगर उनकी फिजिक और स्पीड का मुकाबला करे तो सिद्धार्थ का ग्रुप पूरी तरह से हारा हुआ लगता है। अब अगली लड़ाई बिल्कुल एक तरफा ही होने वाली है। भीड़ के पीछे कुछ लोगों का एक और ग्रुप भी वहीं घास पर बैठा है, जो शुरू होने वाली इस लड़ाई को देख रहा है। वो सभी सिद्धार्थ के पुराने जान पहचान वाले हैं। सबसे आगे अतानु डे है, जो अपनी मुठियां भींचे हुए इस सारे तमाशे को शांति से देखता जा रहा है। उसके पास ही बॉबी, लक्षित और ऋचा भी बैठे हुए हैं। बॉबी, लक्षित और ऋचा तीनों ही मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ऋचा मुंबई कॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस से पढ़ाई कर रही है, जो सिद्धार्थ के कॉलेज से अलग है। बॉबी और लक्षित भी पास ही की बिल्डिंग में, जो कि मुंबई कॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ की बिल्डिंग है, पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अतानु पास के ही एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। इस बार ये सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए आए हुए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें इतनी बड़ी भीड़ मिल जाएगी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस ग्रुप फाइट का जो मेन हीरो है वो असल में उनकी जान पहचान का लड़का सिद्धार्थ ही है। फिर तो ये लड़ाई काफी बड़ी और काफी दिलचस्प होने वाली है। शुरुआत में सिद्धार्थ को सपोर्ट करने के लिए अतानु आगे बढ़ना चाहता था। आखिर सिद्धार्थ ने पहले भी तो उसकी मदद की थी, लेकिन बॉबी ने उसे रोक लिया और इशारे से उसे जाने से मना कर दिया। असलियत में बॉबी सचमुच में ये देखना चाहता है कि सिद्धार्थ इस परेशानी को किस तरह से सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ सिद्धार्थ के अलावा आकाश भी बॉबी का पुराना परिचित है। आखिर पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल में उसकी आकाश के साथ अक्सर आमना सामना होता रहता है। चूंकि बॉबी ने अतानु से रुककर देखने के लिए कहा है, इसलिए अतानु भी फिर से जल्दबाजी में वहां नहीं जाना चाहता है। वो लोग सिद्धार्थ की मुकाबला करने की ताकत को जानते हैं। उन्हें लगता है कि ये सभी स्टूडेंट्स जो काफी लंबे चौड़े और मजबूत दिख रहे हैं, सिद्धार्थ के सामने वो लोग सिर्फ हार मांस के पुतले ही हैं। उन्हें इस बार सिर्फ एक ही बात की चिंता करने की जरूरत है कि इस बार की यह लड़ाई काफी बड़ी लड़ाई है। अगर सिद्धार्थ वाकई में जीत जाता है तो आकाश सिद्धार्थ को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। शायद बदला लेने के लिए वो अपनी ताकत के अलावा और दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करेगा।
सामने लड़ाई के मैदान में आकाश ने चुपके से सिद्धार्थ की तरफ इशारा किया और अपने आदमियों से कहा, जब हम अपना काम खत्म कर ले तो याद रखना, बाद में हमें इस आदमी का खास ख्याल रखना है। इसे इतना मारना कि ये अपनी जान से हाथ धो बैठे। सिद्धार्थ के ग्रुप में लोगों ने देखा कि कियांश और आकाश की स्पीड काफी धीमी हो गई है। हालांकि इस ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरते, जैसे ध्रुव और वरुण और खासतौर पर सिद्धार्थ, जिन्हें हम इस ग्रुप की ताकत कह सकते हैं। एक सिगरेट पीने के बाद सिद्धार्थ ने अपने बगल में रखे कूड़ेदान में सिगरेट फेंकते हुए ठहाका लगाकर कहा, तो फिर सब लोग आ गए हैं यहाँ। सिद्धार्थ के इस घमंड को देखकर कियांश को तुरंत बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जो लोग चारों तरफ नीचे बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं वो सब भी खड़े हो गए और सिद्धार्थ को घूरने लगे। उन्होंने अपनी मसल स्ट्रेच की और लड़ने के लिए तैयार हो गए। तारांकन ये देखते हुए कि आग करीब करीब लग चुकी है, आकाश भी उठकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट का आखिरी कश लेकर सिगरेट बट को नीचे फेंक दिया। फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया और बहुत ही कर्कश लहजे में दहाड़ते हुए बोला, भाई लोग, मारो इसे, खासतौर से उस छोटे बाल वाले को इतना मारो कि वो यहीं पर दम तोड़ दे। शेर की तरह दहाड़ने के बाद आकाश को वाकई में लगा कि उसने कमाल कर दिया है। कियांश को अपनी दहाड़ में ऐसी पॉवर महसूस हो रही है जैसे कि उसने पूरी दुनिया के लिए कमान किया हो और उसकी दहाड़ की गूंज सभी जगह फैल रही है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स मधुमक्खियों के झुंड की तरह आगे बढ़े। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, कहीं से डरने की, कहीं से दहाड़ने और कहीं से जयकार के नारे की आवाजें आ रही हैं। देश की एक फेमस यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के एक बहुत बड़े ग्रुप ने गैंग बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर इस इवेंट को अपलोड करने के लिए तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना मोबाइल फोन निकालकर इस फाइट का लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस के वेब पेज में लॉग इन भी कर लिया। तारांकन, ध्रुव और वरुण आमतौर पर काफी स्ट्रोंग पर्सनालिटी के मालिक हुआ करते हैं, लेकिन कियांश, आकाश उनके 50-60 लड़कों को अपनी तरफ भागकर आता हुआ देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इतने लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दानिश, जो लड़ाई झगड़े का आदी है, वो इतनी पिटाई झेलने के बाद भी लड़ाई से नहीं डर रहा। उसने अपने चेहरे से रिसता हुआ खून पोंछा और खतरनाक आवाज के साथ चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने भी जोर से दहाड़ मारी। दानिश ने देखा कि सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट लाइटर हवा में उछलकर फेंका, तो लाइटर हवा में एक बहुत सुंदर आग बनाता हुआ करीब 2 मीटर की दूरी पर एक आदमी की नाक पर जाकर लगा। वो लाइटर उसकी नाक पर इतनी तेजी के साथ जाकर टकराया कि उस आदमी की नाक से खून बहने लगा। वो आदमी जोर से चीख पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर वो अपनी नाक पकड़कर लगातार चीखने लगा, भाई लोग, मार डालो उसे, कियांश जोर से चिल्ला पड़ा। डैम इट, तुमने फिर से लड़ने की हिम्मत की। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो आज के बाद मैं अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ नहीं लगाऊंगा। भाई लोग, इन चूजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लड़ाई की चीख और लोगों का शोर आसमान तक पहुंच रहा है, जैसा कि चारों तरफ गूंजता हुआ कोई युद्ध गीत बज रहा हो। अगर वो पूरी गैंग के साथ मुझ पर हमला करेंगे तो क्या मुझे किसी से डरना चाहिए? ये सोचते हुए दानिश आगे की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगा। इस तरफ के ग्रुप से दानिश ही पहला इंसान है जिसने सबसे पहले आगे की तरफ कदम बढ़ाया है, जबकि सिद्धार्थ आगे बढ़ने वाला दूसरा इंसान है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहले सिद्धार्थ ही पहुंचा। जब ध्रुव ने देखा कि सिद्धार्थ और दानिश, जो आमतौर पर बड़े केयरिंग नेचर के हुआ करते हैं, आज वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, और उसका दिल भी बड़े गर्व के साथ सुलग उठा। उसने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, भाई लोग, चलो हम भी चलते हैं। आज हम इन कमीनों को मारकर वरुण का बदला लेंगे। चलो मेरे साथ, आज हमें दानिश का भी बदला लेना है। दानिश और वरुण का बदला लेकर हम अपनी गरिमा वापस लेकर आएंगे। वरुण ने भी जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं आज तुम लोग से अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पीछे खड़े सभी स्टूडेंट्स पर भी वरुण की दहाड़ का असर हुआ और फाइनेंस की क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर भी लड़ाई का एहसास सुलगने लगा। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कैसे धमका सकता है? वरुण ने सोचा, मैं जब तक फाइट बैक नहीं करूंगा तब तक काय ही कहलाऊंगा। तो क्या फ्यूचर में फाइनेंस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी मेरे सामने मेरी इज्जत कर पाएंगे? फ्यूचर में अगर मैं कॉलेज में ही रहना चाहूं तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसी तरह मुझे पीट पीट कर एक दिन मार ही डालेंगे। दोनों तरफ बराबर आग लग चुकी है, इसलिए खतरनाक तरीके से चिल्लाते हुए दोनों पार्टी के लड़के आपस में भिड़ गए। हर तरह की बददुआ, चीख पुकार, माता पिता का रोना धोना, सब कुछ लगातार सुना जा सकता है। तभी आकाश ने जल्दी से कुछ कहा और लोगों के एक ग्रुप ने सबसे पहले सिद्धार्थ पर अपना धावा बोल दिया। सिद्धार्थ भी एक राक्षस की तरह भीड़ चुका है, जो अपने सामने खड़े इन हाड़ मांस के पुतलों पर अपना घूंसा मार रहा है। जिन लोगों को सिद्धार्थ ने मारने की कोशिश की वो सभी बड़ी दयनीय हालत में हैं। उनमें से एक तो सिद्धार्थ के सिर्फ एक ही घूंसे से जमीन पर धराशायी हो गया। सिद्धार्थ की एक लात जमीन के टुकड़े को ही हवा में उड़ने के लिए काफी है। इस ग्रुप के स्टूडेंट्स की नजरें काफी अच्छी हैं।
ये देखकर कि सिद्धार्थ लड़ने में इतना अच्छा है वो लोग भी चौंक गए। उन सभी लोगों ने सिद्धार्थ को अवॉइड किया, लेकिन सिद्धार्थ तो वाकई में लड़ने में काफी अच्छा है। बस थोड़ी ही देर में उसने सबको एक घेरे के अंदर गिरा दिया। लेकिन सिद्धार्थ के कंपैरिजन में दानिश की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है। सिद्धार्थ तो अपने पीछे खड़े उन सभी लोगों से लड़ सकता है, लेकिन दानिश, हालांकि दानिश ने पूरी ताकत लगाकर कुछ घूंसे तो मारे, लेकिन दूसरे लोगों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसे चकमा दे दिया। वरुण और ध्रुव काफी लंबे चौड़े और हटे कट्टे हैं और उन्हें उन नेशनल डिफेंस स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करने के काबिल समझा जा सकता है। बंटू और उसके पीछे जो बाकी के क्लासमेट हैं, ना तो वो दानिश के जितने स्ट्रांग है और ना ही वो लोग दानिश की तरह मौत का सामना करने के लिए तैयार है। उन लोगों की सिचुएशन पैसिव लग रही है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, नेशनल डिफेंस स्टूडेंट्स और दिन भर लड़ने भिड़ने वाले स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाए तो जाहिर है कि अंतर साफ दिखाई देगा। सिद्धार्थ ने इन स्टूडेंट्स को तब तक जमकर पीटा जब तक कि वे लोग चूहों की तरह भागकर अपने बिल में छिप नहीं गए। सिद्धार्थ ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि उसका ग्रुप नुकसान में है, इसलिए उसने दहाड़ते हुए कहा, भाई लोग, आप में से हर एक लड़का मेरे पीछे पीछे चलेगा। आगे बढ़ने के लिए मुझे झंडे के तौर पर इस्तेमाल करो। सिद्धार्थ ने खुद को लाल झंडे की तरह मान लिया है। वो एक तेज तर्रार सिपाही की तरह है जो हमेशा सबसे आगे रहता है। अब सिद्धार्थ सबसे आगे है। स्टूडेंट्स को भी अब तक यह एहसास हो चुका है कि सिद्धार्थ लड़ सकता है। वो लोग सिद्धार्थ के पीछे पीछे गए और धीरे धीरे एक तेज तलवार की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया जो दुश्मन की लक्ष्मण रेखा को तोड़कर आगे निकल गई। उन सभी लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से दाएं बाएं ओर चार्ज किया, लेकिन इसके अपोजिट आकाश और कियांश ये सब देखकर असमंजस में पड़ गए। पहले तो उन्होंने अपने लंबे चौड़े मजबूत शरीर पर भरोसा करके फॉर्मेशन के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ और बाकी के दूसरे लोगों ने सिद्धार्थ को एक लीडर के तौर पाकर एक जॉइंट फोर्स की तरह बनाया है। इसके अलावा वैसे भी सिद्धार्थ लड़ने में इतना अच्छा है कि उसका एक ही घूंसा किसी को भी धराशायी करने की काबिलियत रखता है। वाकई में सिद्धार्थ लड़ाई में बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ की मुट्ठी जैसे कि लोहे की बनी हो, उसके घूंसे के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसकी मुट्ठी और घूंसे की मार हर जगह अजेय ही है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अपने सामने सिद्धार्थ के हाथ में धारदार तेज हथियार देखकर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स और नेशनल के डिफेंस स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इतना डर गया कि वो लोग तुरंत अपना सिर झुकाकर भाग निकले। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फाइनेंस ग्रुप में स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। उसके बाद तो आकाश, कियांश और उनके आदमियों को इस ग्रुप के लड़कों ने तब तक पीटा जब तक कि उन लोगों की हालत पूरी तरह से बिगड़ नहीं गई। खासतौर पर आकाश और कियांश की हालत अब और भी ज्यादा दयनीय हो गई। पहली बात तो यह है कि वो दोनों ही इस मारपीट के असली कल्प्रिट हैं। तो फिर भला सिद्धार्थ उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? आकाश और कियांश को डर के मारे पीछे हटते देख सिद्धार्थ आगे बढ़ा और आकाश की कॉलर पकड़कर उसे एक घूंसा मारा। दानिश ने देखा कि कियांश बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो भागना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो भागता, दानिश ने कियांश को बालों से पकड़ लिया। वरुण को भी कियांश की सुबह की हरकतों की वजह से उससे नफरत सी हो गई है, तो फिर वह भी उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है। उसने भी दानिश को पकड़ लिया और कियांश की जमकर पिटाई कर दी। आकाश और कियांश की तरफ से अब सबसे ज्यादा जो इंसान लड़ने के काबिल माना जा सकता है वो है कराटे क्लब का वाइस प्रेसिडेंट। वो अपने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है और सिद्धार्थ को किसी भी तरह से धूल चटाना चाहता है। उसने जोर से चीखकर कहा, आप सब लोग यहां आ जाओ और मुझे अपना लीडर समझो। इससे पहले कि कराटे क्लब का यह वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात पूरी कर पाता, सिद्धार्थ ने बड़े सटीक तरीके से कराटे क्लब के वाइस प्रेसिडेंट के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और वो आदमी बगल में रखे कूड़ेदान में जा गिरा। इसके बाद वह आदमी फिर खड़ा भी नहीं सकता था। वैसे भी ये लड़ाई तो रोमांचक होनी ही है। वहीं आसपास के सभी स्टूडेंट्स को भी महसूस होने लगा कि उनका खून भी खौलने लगा है और बस फिर क्या था, वो लोग भी लगातार चिल्लाने लगे, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मारो मारो उन्हें और मारो, उन सबकी जमकर पिटाई कर दो। इन शातिर क्रिमिनल्स को तो जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें सीधे मौत के घाट ही उतार दो। जाहिर सी बात है कि इस वक्त की ये मार एक तरफा मार है, लेकिन यह आम लोगों की अपेक्षा से थोड़ी सी अलग है। ये कियांश के लीडरशिप में चलने वाले स्पोर्ट्स स्टूडेंट की वजह से नहीं है और ना ही ये नेशनल डिफेंस स्टूडेंट की वजह से है, जो काफी टफ होने का नाटक कर रहे हैं और एक तरह से उन्होंने फाइनेंस ग्रुप को हरा ही दिया था। बल्कि ये फाइनेंस ग्रुप के स्टूडेंट्स का हाई कॉन्फिडेंस ही है जिसने आकाश और कियांश को हराया है। अतानु ने जब एक जगह बैठे बैठे ये लड़ाई देखी तो उसने कहा, डैम यार, ये सिद्धार्थ भाई तो वाकई में कमाल का इंसान है। ऋचा भी सिद्धार्थ को देखते हुए मुस्कुरा दी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो दिल्ली में इस लड़के से मिल चुकी है। बॉबी की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गई हैं। उसे भी एहसास हुआ कि इस वक्त वो सिद्धार्थ को एक नए ही अंदाज में देख रही है। मेघा और उसके रूममेट ने इस हाई स्पिरिट वाले लड़के को हैरानी से देखा। उन्हें लगा कि वाकई में सिद्धार्थ काफी ताकतवर इंसान है। आज तो उसने बहुत से शानदार फाइट बैक किया है। अदिति ने भी सिद्धार्थ और वरुण को कुछ इस तरह से देखा जैसे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है।
इस वक्त ज्यादातर लड़कियों को लग रहा है कि सिद्धार्थ बहती हुई हवा की तरह खूबसूरत है और साथ ही तूफान की तरह आक्रामक भी। तारांकन जब सिद्धार्थ ने कियांश और आकाश को हरा दिया तो वहां बैठे सभी लोगों को काफी हैरानी हुई और वो सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। लड़कियां तो सिद्धार्थ के लिए ऐसा महसूस करने लगी जैसे कि सिद्धार्थ खुशनुमा हवा का कोई झोंका है। जानवी भी सिद्धार्थ को ऐसे देख रही है जैसे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आज उसने खुद अपनी आंखों से सिद्धार्थ को बड़ी फुर्ती के साथ और कलाबाजियां मारते हुए देखा, तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी ने उससे झूठ नहीं कहा होगा। अब तक तो जानवी को इस बात पर शक था, लेकिन अब सिद्धार्थ के आज के करतबों और फाइटिंग स्किल्स को देखकर उसका शक पल भर में ही गायब हो गया। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, बॉयज तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने फिर से और भी लोगों को बुला लिया है। जिन्होंने सिद्धार्थ और उसके ग्रुप को चेतावनी दी है वो फाइनेंस कॉलेज की लड़कियां ही हैं। वैसे सिद्धार्थ की अच्छी खासी स्पीड की वजह से उसके ग्रुप का पलड़ा इस वक्त भारी है, लेकिन फिर भी आकाश और कियांश के और आदमियों के आने का इंतजार करना उसके लिए जरा मुश्किल होगा। जैसी कि उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आकाश और कियांश के पास अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें वो लड़ने के लिए यहाँ बुला सकता है। तभी अचानक गुस्से से चीखते हुए कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर सिद्धार्थ ने काले कपड़ों वाले आदमियों के एक ग्रुप को अपने हाथों में हॉकी स्टिक, तलवार और कुल्हाड़ी वगैरह लेकर तेजी से आते हुए देखा। वो लोग वाकई में काफी भयानक लग रहे हैं। अपने आसपास की भीड़ को एक एक करके दूर धकेलते हुए वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और फिर उन्होंने अचानक तलवारों और कुल्हाड़ियों से हमला करने की तैयारी कर ली। उन लोगों की स्टाइल हवा में तेजी से आए तूफान की तरह दबंग है और उनकी दहाड़ बाघ की तरह दमदार और खूंखार है। सामने करीब 30 साल का एक शख्स हाथ में हॉकी स्टिक लिए खड़ा है। उसके चेहरे पर मुंह के किनारे से लेकर आंखों तक चोट का काफी गहरा निशान दिख रहा है। वो सिर्फ भयंकर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खूंखार भी लग रहा है। वो सामने आकर चिल्लाया, रुको। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ दंग रह गया। वो भी ये देखने के लिए रुक गया कि यह आदमी कौन है और किसकी तरफ से आया है। इस वक्त आकाश, कियांश और बाकी के लोग अपनी अपनी इज्जत और साख बचाकर भाग रहे हैं। तभी उनकी नजर बादशाह भाई पर पड़ी तो वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग उसकी तरफ कुछ ऐसे भागे जैसे उन्होंने अपने रक्षक को देख लिया हो। कियांश ने कहा, बादशाह भाई आखिर तुम आ ही गए। अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तुम इन कमीनों को ऐसा सबक सिखाओगे कि इनकी 7 पुश्ते भी ये बात याद रखें। एक काम करो, मार डालो इन्हें। आकाश ने अपने मुंह के किनारे से खून पोंछा और धीरे से कहा, अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे कैसे मारते हो, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो चिंता मत करना, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के फाइनेंस ग्रुप के लोगों की आंखों में भी डर दिखाई देने लगा है। कियांश और आकाश से लड़ते वक्त वो सभी लोग बिल्कुल निहत्थे थे, जो खाली हाथ लड़े। आखिर में वो सभी स्टूडेंट ही तो है। उस वक्त जो भी मारपीट हुई है वो ज्यादा गंभीर तो नहीं हो सकती है, लेकिन अभी की सच्चाई तो ये है कि उनके दुश्मनों के हाथ में घातक हथियार है। अब तो हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को इन खतरनाक गुंडों के बारे में सोच सोचकर बड़ी चिंता होने लगी है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन गैंगस्टर्स के हाथों में लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक्स वगैरह देखकर ही लोगों को कंफ्यूजन होने लगा है। इसके अलावा ये गैंगस्टर उन्हें मारने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो लोग उन्हें मारपीट कर जेल भेज देंगे। इस तरह के लड़ाई झगड़ों में सिद्धार्थ के ग्रुप के लड़कों को पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ सिद्धार्थ ही एक ऐसा इंसान है जो इन अक्खड़ गुंडों के ग्रुप को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए स्थिर दिखाई दे रहा है। वहीं बादशाह भाई ने भी सिद्धार्थ और दूसरे लोगों को फिलहाल तो नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वो लोग उसके लिए गाजर मूली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बादशाह भाई ने अपनी छाती थपथपाते हुए आकाश को दिलासा दिया, आकाश भाई चिंता मत करो, इन बेकार के स्टूडेंट्स को मेरे लिए छोड़ दो। एक दुबला पतला आदमी जिसने अपने हाथ में रॉड पकड़ी हुई है, बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, बॉस सही कह रहे हैं आकाश भाई, इन्हें हमारे लिए छोड़ दो। हम बड़ी बड़ी बातें बनाना तो नहीं जानते हैं, लेकिन इन बेकार के छोकरों को पीटना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारी नजर में ये सब बिल्कुल बेकार लोग हैं, जैसे बिना रीढ़ की हड्डी का कोई आदमी। अगर आज हमने इन्हें हरा दिया तो इन्हें हमारे सामने अपने घुटने टेकना होगा। आसपास खड़े गुंडे तुरंत बड़ी अजीब सी आवाज निकालकर हंसने लगे। आकाश ने देखा कि बादशाह अपने दुश्मन को काफी कम आंक रहा है, इसलिए आकाश ने बादशाह को याद दिलाने के लिए कहा, बादशाह भाई वो लोग लड़ाई में काफी अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो काफी एकजुट भी है, इसलिए हमें जरा सावधान रहने की जरूरत है। ये सब स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए तो ये बेकार ही है। अगर वो फिर से लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या वे मेरे हाथों की इस लोहे की रॉड से अपनी जान बचा सकते हैं? ये कहते हुए बादशाह ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का रॉड हवा में हिलाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, जानते हो ना कि बाजू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंने एक लड़की के साथ क्या किया था? मैंने उसके साथ मेल मिलाप किया और उसे प्रेग्नेंट करके उसे उसके ही कॉलेज की बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर कर दिया। स्टूडेंट लोग मेरे सामने ही ग्रुप बना के खड़े खड़े चुपचाप देखते रहे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनमें से कोई भी मुझे कुछ कहता या हाथ लगा सकता।
बादशाह के इस खींच से भरे रवैये ने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को मजबूर कर दिया कि वो खुद से मैदान में आ जाएं। बादशाह की यह बात सुनकर आकाश को भी बड़ा अजीब लगा। आखिर वो भी तो एक स्टूडेंट ही है, लेकिन फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बादशाह के इस तरह के नफरत भरे रवैये ने आसपास के काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी नाराज कर दिया। खासतौर पर जब लड़कियों ने जब बादशाह की कही हुई बात और उस बात को कहने का लहजा सुना तो उन्हें बादशाह पर काफी गुस्सा आया। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, आ जाओ, अपने घुटने टेक कर माफी मांग लो। ये कहते हुए बादशाह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो काफी अक्खड़ है लगता है। वरुण बोलते बोलते हकलाने लगा। तुम लोगों को इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, समझे। वरुण को हकलाता सुन बादशाह ने उसे अजीब तरह से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेवकूफ, तुझे इतना अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुझे अपाहिज बनाकर छोड़ूंगा तब तेरी ये अकड़ हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। जब ध्रुव, वरुण, जीत और उनके क्लासमेट डरे हुए थे तब सिद्धार्थ ने उन गुंडों के एक ग्रुप से कुछ इस लहजे में बात की जिससे 100% ऐसा लगता था कि वो उनकी बेइज्जती कर रहा है। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना आज हम तुम्हें मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बहादुरी के बारे में यही बताना शुरू कर देंगे। ऐसे वक्त में जब सिद्धार्थ के इतने दबंग तरीके से बात की तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। असलियत में सिद्धार्थ ही वह लड़का है जिसने आकाश, कियांश और उनके साथियों को एक काबिल सैनिक की तरह मार गिराया है। सिर्फ सिद्धार्थ के जैसा खतरनाक आदमी ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है, और यह बादशाह वो बेवकूफ सिद्धार्थ जैसे खतरनाक आदमी के सामने उसे ही सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम अपनी मौत को खुद सामने से न्योता दे रहे हो लड़के, बादशाह जोर से चीख कर बोला। उसकी दहाड़ सुनकर काफी सारी लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी। सिद्धार्थ लड़ सकता है, लेकिन हथियारों के साथ आए इन गुंडों के सामने शायद उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। खूंखार दिखने वाले इन गुंडों के आगे सिद्धार्थ जैसा बहादुर लड़का हर एक लड़की के दिल में सफेद घोड़े पर बैठे आकर्षक राजकुमार के अलावा और हो भी क्या सकता है। वहां मौजूद कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती है कि सिद्धार्थ को कोई चोट लगे। बादशाह बड़ी रफ्तार के साथ सिद्धार्थ के पास आने लगा, क्योंकि सिद्धार्थ उस ग्रुप का लीडर है। उसने शायद पहले भी अपने साथियों के लिए काफी सारी गुंडागर्दी और मारपीट की हुई है। बादशाह ने सोचा कि इस कॉलेज के सभी स्टूडेंट सिर्फ ज्ञान देने वाली किताबें पढ़ते हैं, वो डरपोक है और लड़ाई करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसलिए खूंखार बादशाह ने सिद्धार्थ को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। बादशाह ने खुद एक लोहे की रॉड उठाई और बड़ी दबंगई के साथ दहाड़ लगाई, मार डालो साले को। कुछ हटे कट्टे गुंडों का ग्रुप जो अपने हाथ में लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक वगैरह लेकर खड़े सिगरेट फूंक रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में बची हुई सिगरेट को फेंका और अपने हाथों में हथियार लेकर बादशाह के पीछे चल पड़े। इस वक्त सिद्धार्थ की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह काफी खतरनाक है। मेरे वीर भाइयों, हमला बोल दो। फिर जानवी, मेघा, अदिति और ढेर सारे स्टूडेंट्स की नजरों के सामने सिद्धार्थ ने खुद से मोर्चा संभाला और बादशाह की तरफ दौड़ पड़ा। ध्रुव भी पीछे से चिल्लाया, चलो भैयों टूट पड़ो। बस फिर क्या था, सारे के सारे लड़के शेर चीतों की तरह दौड़े और अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। दानिश भी अपने चोटों से भरे चेहरे के साथ पूरी एनर्जी लगाकर जोर से चिल्ला पड़ा, मैं तुम लोगों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और अगर मुझे मरना पड़ा तब भी मैं तुम में से कई लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगा। वरुण भी जोर से चिल्ला पड़ा, वाह वाह मेरे शेर। फिर उसने एक स्टूल उठाया और एक गुंडे पर दे मारा, लेकिन गुंडे ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रॉड से मारकर वरुण को ही नीचे गिरा दिया। वरुण के सिर से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, भाइयों, तुम लोगों में बहुत हिम्मत है, पीछे मत हटना, आगे बढ़ते जाओ। सिद्धार्थ ने एक गुंडे के सिर पर घूंसा मारा। गुंडा एक चीख मारते ही नीचे गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। जब वरुण के क्लास के लड़कों ने वरुण के सिर से इतना खून निकलते देखा तो उनका दिल डूबने लगा और वहीं बंटू चौधरी की आंखें लाल हो गईं। बंटू जोर से चीख पड़ा, भाइयों, उन्होंने हमें मारा है, सब लोग एक साथ टूट पड़ो, अटैक। इस तरह बंटू की आवाज में एक सैनिक वाला जज्बा है जिसे सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स पर भी बहादुरी का कीड़ा काट गया। लड़कों का ये ग्रुप जो पहले काफी डरपोक हुआ करता था, अब उनकी रगों का खून काफी तेजी के साथ दौड़ने लगा। कम से कम 20 से 30 लड़के एक दूसरे से गले मिलकर उन गुंडों पर अचानक ही टूट पड़े। ये दृश्य काफी खतरनाक और विस्फोटक है। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को हवा में हिलाया और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, क्योंकि कुछ इस तरह से सिद्धार्थ ने खूनी संघर्ष का एक रास्ता खोल दिया है। तारांकन सिद्धार्थ से इंस्पिरेशन लेकर काफी सारे लड़के एक एक करके लड़ाई में शामिल होने लगे। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को हवा में घुमाया और उसका पूरा शरीर खून के छींटों से भर गया। इस तरह सिद्धार्थ ने इस लड़ाई में खूनी संघर्ष का रास्ता खोल दिया। वैसे भी इस यूनिवर्सिटी के लड़कों में काफी एनर्जी भरी हुई है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आमतौर पर कॉलेज के टीचर्स नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स नियमों का पालन ना करें, लड़ाई झगड़े करें या फिर किसी भी तरह की परेशानी की वजह बने।
लेकिन आज तो ये गुंडे खुलेआम अपने पूरे गैंग के साथ कॉलेज के अंदर आ गए और स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्ती मारपीट करके उन्हें सबक सिखाने के नाम पर कोहराम ही मचा दिया। इसके अलावा सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का भी काफी बोलबाला है, उनकी काफी चलती भी है। तो फिर वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? वो इस तरह से छुपकर और दुबक कर क्यों बैठे हुए हैं? इन नौजवान लड़कों का गर्म खून देखकर उन लोगों की रगों में बहते हुए खून में भी उबाल आने लगा है। जब दूसरे डिपार्टमेंट्स और क्लास के स्टूडेंट्स ने इन नौजवानों के खून में इतनी गर्मी देखी तो सीनियर लड़कों के खून में भी काफी तेजी के साथ उछाल और उबाल आने लगा। और फिर इसके अलावा बादशाह भाई ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी बड़ाई करने के लिए कॉलेज की लड़की को लेकर जो बात कही थी वह भी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए किसी बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है। और खून से लथपथ हो चुके लड़के पीछे कैसे हट सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरुआत में सिद्धार्थ के उन्हें बुलाने पर जवाब दिया था वे पहले ही इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बड़े डरपोक किस्म के हैं। वो बड़ी मासूमियत के साथ पूछते हैं, क्या इन गुंडों के इस ग्रुप को चाकू चलाना भी आता होगा? अरे कायरो, भगवान से डरो। जब तुम्हारे सिर पर आसमान का कहर टूटेगा तब तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। एक बहादुर लड़का आगे बढ़ा और फिर वहां जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा लड़के एक एक करके इस लड़ाई में शामिल होने लगे। अब यहाँ पर सिर्फ सिद्धार्थ और दूसरे लोग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा फाइनेंस ग्रुप भी आ चुका है। अब तक जो लड़के लड़कियां दर्शक बने हुए थे वो सभी अंदर चले आए हैं। जो लोग ऊपर बैठकर खाना खा रहे थे वो लोग भी इस लड़ाई को दूरबीन से देखने लगे हैं। अब यह हंगामा कभी खत्म ना होने वाली ऊंची ऊंची लहरों की तरह हो गया है जो इन गुंडों को निगलने के लिए ही आई है। वहीं दूसरी ओर सभी लड़के मुंबई यूनिवर्सिटी के लड़कों की गरिमा बचाए रखने के लिए लड़ना चाहते हैं। तब तक सिद्धार्थ ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ और गुंडों को मार गिराया। इस वक्त ध्रुव से लड़ते हुए बादशाह भाई ने जब देखा कि सिद्धार्थ ने उसके कई आदमियों को मार गिराया है तो वो बड़े गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। जब बादशाह इतनी बेरहमी के साथ कुछ भी कहने से बाज नहीं आ रहा है तो फिर मुंबई कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? सभी बादशाह की कही हुई उस बात के बारे में सोचकर हैरान है कि वो जालिम एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ इंटीमेट रिश्ता बनाकर कैसे मुकर सकता है। उसने उस लड़की को सुसाइड करने के लिए मजबूर क्यों किया? क्या वाकई में उसे लगता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आवारा कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं? खैर, इसके अलावा भी जब बादशाह ने देखा कि सिद्धार्थ उसके गुंडों के एक ग्रुप को कुत्ते बिल्लियों की तरह पीट रहा है तो उसका दिमाग ही खराब हो गया और वो बहुत गुस्से से आग बबूला हो गया। सिद्धार्थ ने इन कॉलेज स्टूडेंट्स को काफी हिम्मत दी है जिसकी वजह से आज ये स्टूडेंट्स उन पर हावी होने लगे हैं। देखा जाए तो दिखने में ये स्टूडेंट्स काफी पढ़ाकू लगते हैं। लगता है कि इनका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आज का मामला देखकर साफ पता चलता है कि इन सभी लड़कों के दिल में एक तरह की क्रूर हिम्मत भरी हुई है। ये लोग सिर्फ पढ़ाई के बोझ की वजह से दबे हुए हैं वरना अंदर ही अंदर तो ये लोग भी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। इन 4 सालों की नीरस और शांति से भरे कॉलेज लाइफ में एक पल ऐसा भी है जिसमें काफी चुलबुलापन भरा हुआ है। तारांकन स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई और एग्जाम के अलावा कुछ और ना हो। कभी कभी कॉलेज के डिसिप्लिन को तोड़ने से कॉलेज लाइफ को थोड़ा बहुत रंगीन तो बनाया ही जा सकता है। फ्यूचर में जब भी ये स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी डेज को याद करेंगे तो उन्हें जोश और जुनून से भरे इन कुछ एक पलों की भी बहुत याद आएगी। जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तब बड़े फक्र के साथ अपने पोते पोतियों को अपने यूनिवर्सिटी डेज की कहानियां सुनाते हुए ये भी बताएंगे कि एक बार वो बेरहम गुंडों के खिलाफ गैंग फाइट का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कई घातक हथियारों जैसे तलवार, हॉकी स्टिक, लोहे की खतरनाक रॉड का सामना निहत्थे रहकर किया और खून की नदियां बहाई हैं। धीरे धीरे और भी ज्यादा स्टूडेंट्स लड़ाई में शामिल होने लगे और वहां का दृश्य पूरी तरह से एक तरह के जोशीले जुनून से भर गया। आखिर अब गुंडों के खिलाफ ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर एक तरफा खूनी खेल में तब्दील हो चुकी है। आज पहली बार यूनिवर्सिटी की लड़कियों को इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के फसाद का सामना करना पड़ रहा है। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है और किसी ने तो पुलिस को फोन तक लगा दिया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज के लड़के समझदार आदमियों की तरह काम करते हुए उन गुंडों की फौज को बुरी तरह से पीट रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वो लोग उन गुंडों को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो गुंडे चूहों की तरह रास्ता बनाकर वहां से भागने नहीं लगे। आखिर में उन्हें इस तरह से दुम दबाकर भागता हुआ देख लड़कियां भी खुशी के मारे उछल पड़ी। उस वक्त वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही थी, तू अपने आप को गुंडा समझता है, गैंगस्टर है तू, ले और ले, तू तो क्या तेरी 7 पुश्ते भी गैंगस्टर का ग बोलने से कतराएंगी। और फिर एक के बाद एक गैंगस्टर की लगातार धमाधम पिटाई होने लगी। तभी एक और आवाज आई, अबे भूतनी के, तुझे क्या लगा कि तू मुंबई यूनिवर्सिटी में आकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने तक की? मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देख मैं तेरी जान कैसे निकालता हूँ कमीने। तू जानता नहीं है कि तूने किससे पंगे लिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडेंट्स उन गुंडों को उठा उठाकर जमीन पर पटक रहे हैं।
सिद्धार्थ जानता है कि अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के लड़कों का एक्साइटमेंट बहुत अच्छी तरह से एक उतावलेपन में बदल चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की शांत जिंदगी पर एक ब्रेक लग गया है। जाहिर है कि इस लड़ाई में और भी बहादुर लड़के शामिल होने वाले हैं। इन गुंडों के साथ आज क्या क्या होने वाला है वो तो शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे। ये स्टूडेंट्स उन गुंडों को जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो उन्हें पीट पीट कर अधमरा करके ही छोड़ेंगे। आसपास के लड़के जो अब तक दर्शक बने हुए थे, अब वो भी इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। जो लड़के हॉस्टल के आसपास हैं, अब तो वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। जाह्नवी, मेघा और बाहर की ना जाने कितनी सारी लड़कियों ने ढेर सारे लड़कों को 1, 2 या 3 या 5 नहीं बल्कि 8-10 बिल्डिंग से ग्रुप में बाहर निकलते हुए देखा। हॉस्टल की बिल्डिंग में जो लड़के ड्रिंक करके सो गए थे, वो सब हॉस्टल के पढ़ाकू लड़के, डरपोक लड़के या दिलेर लड़के, हर तरह के लड़के बाहर निकल आए हैं। उन्होंने आसपास से बेंच और बियर की बोतलें उठाईं और भीड़ सैलाब से गुजरते हुए बड़ी बहादुरी के साथ इस गुंडों की फौज पर टूट पड़े। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में उन्होंने गुंडों के सभी ग्रुप को पूरी तरह से अपने नीचे दबा लिया। हॉस्टल बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों ने भी हॉस्टल रूमों की खिड़कियों से अपना सिर बाहर निकालकर उन लड़कों की तरफ देखा जो आमतौर पर सिर्फ पढ़ाई में ही डूबे रहना जानते थे। इस वक्त वो सभी लड़कियां इतने सदमे में आ चुकी हैं कि अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं। इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स हीरो बन चुके हैं। आज का ये दृश्य तो निश्चित तौर पर कॉलेज के इतिहास में दर्ज होने वाला है और आगे भी सभी स्टूडेंट्स इस बारे में बड़े उत्साह के साथ चर्चा करेंगे। बादशाह भाई और उसके सभी आदमी जो अब तक धराशायी हो चुके हैं, काफी देर तक आवारा कुत्तों की तरह पिटते ही रहे हैं। अब तो उनके पास अपना मुंह छिपाने की भी जगह नहीं है। स्टूडेंट लोग उन्हें हर तरफ से घेरकर दनादन पीटते चले जा रहे हैं। जाहिर है कि बादशाह बड़ी बुरी तरह से पिट चुका है। अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है कि बादशाह ही सबसे ज्यादा पीड़ित गुंडा है। अपनी आंखों के सामने हो रहे इस खतरनाक खून खच्चर वाली लड़ाई को देखकर इस वक्त जाह्नवी बड़ी हैरान है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सिद्धार्थ को ही देख रही हैं। जाह्नवी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान कृपा करना, कहीं सिद्धार्थ को चोट न लग जाए। उसे सिद्धार्थ के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मेघा, अदिति और गर्ल्स हॉस्टल के सखी सहेली विन की लड़कियां भी घबराकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान इन पर नजर रखना, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई मरमुरा ना जाए। लेकिन अपने कॉलेज में आए हुए गुंडों को चूहों की तरह तितर बितर होकर भागते हुए देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। अचानक उन्हें लगने लगा कि अपने फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज के इन निडर लड़कों के साथ घुलना मिलना, जान पहचान बढ़ाना, वाकई में बड़े इज्जत की बात है। कम से कम ये लड़के बहादुर और जिम्मेदार तो है। आज के बाद शायद ये सभी लड़के कॉलेज में और भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। ये सब कुछ अपनी आंखों के बिल्कुल सामने होता हुआ देखकर अतानु, बॉबी, लक्षित, रिचा और बाकी दूसरे लोग भी काफी हैरान हो गए हैं। अतानु तो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपनी मुट्ठी भींचकर रगड़ ली और मैदान में उतरकर एक ट्रायल फाइट के लिए मचलने लगा। लेकिन क्योंकि पहले बॉबी ने उसे जाने से रोक दिया था, इसलिए और अभी भी बॉबी ने उस कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए अतानु भागकर सिद्धार्थ की मदद के लिए नहीं जा पाया। रिचा ने भी बड़े उत्साह के साथ कहा, वाकई में वो लड़का तो लड़ने में सचमुच बहुत अच्छा है। बॉबी भी बैठे बैठे अपना सिर हिलाता रहा। फिर उसने कहा, वाकई में इस लड़के में तो गजब की हिम्मत है। उसने कॉलेज के हर एक लड़के के अंदर वही आग सुलगा दी जो उसके अंदर जल रही है। बात बिल्कुल सही है। हकीकत में सिद्धार्थ में हिम्मत तो बहुत है। वाकई में वो काफी हिम्मत वाला है, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि इतना बड़ा फसाद उसे कोई झटका न दे। इस वक्त सिद्धार्थ की स्पिरिट ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो 5-10 लोगों से एक साथ लड़ना चाहता हो, बल्कि उसके अंदर की भावना कुछ ऐसी है कि वो 10 के बजाय 100 लोगों से एक साथ लड़ना चाहता है। तारांकन, इस वक्त सिद्धार्थ के अंदर की स्पिरिट एक साथ 100 लोगों के साथ लड़ने की है। ये सब देखकर कियांश और आकाश भी काफी डरे हुए लग रहे हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिन गुंडों को उन्होंने खतरनाक समझकर बुलाया है, वो ऐसे निकम्मे निकलेंगे। अभी सामने जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत है। इससे वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और उन्हें अंदर ही अंदर डर लगने लगा। एक अमीर परिवार में पैदा होने की वजह से उन्हें काफी दुनिया देखने का मौका मिला है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो लोग भी अभी सिर्फ स्टूडेंट्स ही तो है। शायद छोटी मोटी झड़पों में आकाश और कियांश के लिए भी अपनी बहादुरी दिखाना मुमकिन रहा हो, लेकिन आज की इस 100 से भी ज्यादा लोगों वाले खतरनाक फसाद में जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर वो लोग भी काफी हैरान हैं। आज तो उनसे भी काफी बेवकूफियां हुई हैं। आज सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। और फिर इतने सारे नामी गुंडों को बुलाने वाले लोग भी वो लोग खुद ही तो है। इन स्टूडेंट्स ने तो उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। अगर आज उन्हें भी इनकी तरह सजा मिल गई होती तो जाहिर है कि वो लोग यहाँ से बचकर निकल भी नहीं पाते। कियांश और आकाश इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें कपकपी आने लगी है और वो अपनी कार में छुपकर वहां से भाग जाना चाहते हैं। कियांश और आकाश के साथ जो लड़कियां हैं, इस वक्त तो वो भी इस हद तक डर गई हैं कि उनके चेहरे के रंग उड़ गए हैं। अब तक उन्हें जिस बात पर इतना घमंड हुआ करता था, अब तो वह भी जाता रहा।
अब कियांश, आकाश और उनके आदमी इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि उन्हें वहां से भागने के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट पहले बड़े आराम से सिगरेट पीकर चिल्लाते फिर रहे थे और जो बड़े रफ एंड टफ होने का नाटक कर रहे थे, इस वक्त उनकी भी हवा निकल गई है। अब तो उनमें भी किसी की मदद करने का जज्बा नहीं बचा है। इस बार तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो लोग इधर उधर हो लिए। लेकिन पता नहीं तभी कियांश और आकाश को किसी ने नोटिस किया और चिल्लाकर कहा, भाई लोग, असल अपराधी तो वो लोग हैं, उन्हें भागने मत देना। इस वक्त कियांश और आकाश वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से से चिल्लाते हुए उन नौजवान स्टूडेंट्स अपने आसपास की जमीन पर पड़े ईंट और पत्थर उठाकर उनकी लग्जरी कारों पर दनादन बरसाने लगे। लाखों करोड़ों की कीमत वाली वो लग्जरी कारें कुछ ही पलों में कबाड़ में बदल गई। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ऐसा भी है जो कियांश और आकाश जैसे लोगों को, जो कि लोगों के सामने बड़े कूल होने का नाटक किया करते थे, शुरुआत से ही पसंद नहीं करता था। और अब उन्होंने अपने ही क्लासमेट्स को पीटने के लिए सचमुच में इतने सारे गुंडों को बुलाने की हिम्मत भी कर ली है। वो लोग ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बेचारे कियांश और आकाश, जो आमतौर पर बड़े तेज तर्रार हुआ करते थे, आज डर के मारे भींगी बिल्ली बने हुए हैं। इस वक्त वो लोग सिर्फ जाकर अपनी कार में छिप सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पुलिस को बुला सकते थे। लेकिन अब वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हमें बचा लो प्लीज, हमें कुछ मत होने देना। अगर आपने हमें बचा लिया तो हम लाखों रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो गनीमत थी कि इन स्टूडेंट्स के हाथ में जो भी हथियार है, ईंट पत्थर है, वो सारे के सारे काफी नॉर्मल है। उनसे इतने कम वक्त में कार की खिड़की के शीशे तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। जब तक गैंगस्टर की ये फौज पूरी तरह से हिलने डुलने से लाचार नहीं हो जाती, तब तक ये स्टूडेंट्स वहां से हिलने का नाम भी नहीं लेने वाले हैं। इसके बाद आखिर में कॉलेज के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अपने कुछ गार्ड्स को भेजकर सभी लड़कों को तितर बितर कर दिया। कुछ देर के बाद पास के पुलिस थाने ने भी अपने सिपाहियों को भेज दिया। फिर वो सिद्धार्थ, ध्रुव और दूसरे लोगों का बयान लेने के लिए उन्हें कॉलेज के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बुलवा लिया। जो गुंडे मारपीट करने आए थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बताया गया कि उनकी चोटें काफी गंभीर हैं। अब अपने दरवाजे पर आकर भौंकने वाले कुत्ते को पीटने पर गंभीर चोटें भला कैसे नहीं आएंगी? जब स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हटे कट्टे सिक्योरिटी हेड ने पूछा, ये लड़ाई किसने शुरू की है? मैंने, कहते हुए सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया। लड़ाई के मामले में वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव था। उसे लड़ाई झगड़े से सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन उस वक्त उसके पास इसे अवॉइड करने का कोई तरीका ही नहीं था। वरुण से अब और सहन नहीं हुआ। उसने भी अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और कहा, ये सब मैंने ही किया है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो उसे जानता भी नहीं है। फिर वरुण ने ये कहते हुए कि यह लड़ाई मैंने शुरू की है, उन्हें बताया कि किस तरह से इन गुंडों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा, डराया और धमकाया। मैंने सुना है कि आप लोग गुंडों के साथ लड़ रहे थे। क्या आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से आप लोगों की स्टडीज पर क्या असर पड़ेगा? आप लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं ना कि यह कॉलेज है, कोई नाइट क्लब नहीं। ध्रुव ने कहा, सर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पहले उन्होंने हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट को पीटा, फिर उन गुंडों ने कहा कि वो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स को जान से मारना चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो लोग हमारे कॉलेज की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते रहे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत भी कर सके। अब जीत कैसे चुप रह सकता है? उसने भी जल्दी से कहा, हाँ हाँ हाँ, ये सब बिल्कुल सच है सर, आप खुद ही देख लीजिए, हमारे कॉलेज के मैदान में अभी भी उनके छोड़े हुए हथियार भरे पड़े हैं। सिक्योरिटी हेड भी यह सब सुनकर थोड़ा नाराज हो गया। उसने फिर से जमीन पर पड़े हथियारों की तरफ देखा और मन ही मन उन गुंडों को कोसने लगा। ये गुंडे लोग मुंबई कॉलेज को समझते क्या है? जब उनकी मर्जी होगी तब आकर वो बड़े मजे से जिसे चाहे धमका सकते हैं। लगता है उन्होंने हमें सचमुच में मजाक ही समझ रखा है। दिल ही दिल में सिक्योरिटी हेड काफी हद तक मुंबई कॉलेज के स्टूडेंट्स के हक में ही अपना झुकाव महसूस कर रहा है। लेकिन उनके साथ आए पुलिस ऑफिसर इससे काफी नाखुश है। एक पुलिस ऑफिसर जो अभी 30 साल का होगा, उसने कहा, आपने काम तो हीरो का किया है, लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि आपने उन्हें इतना पीट दिया है कि उसकी वजह से हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। आपने किसी इंसान को जख्मी किया है, ये पर्सनल इंजरी है और ये कानून के खिलाफ है। आपने कानून तोड़ा है, इसके लिए आपको कानून की दी हुई सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। सिद्धार्थ को ये जानकर काफी हैरानी हुई कि वो हकीकत में उस पुलिस वाले को जानता है। इसी पुलिस ऑफिसर ने उसे कार्तिक के बारे में पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया था, जब कार्तिक ने सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करते हुए इल्लीगल काम किया था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम केतन चोपड़ा है और उस वक्त यही केतन चोपड़ा सिद्धार्थ को खाना भी परोसा करता था। तारांकन पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर वरुण बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने कहा, सर, उन्होंने हमें पहले मारा तो क्या पलटकर उसे उसी की भाषा में जवाब भी नहीं दे सकते हैं? हम उन्हें कोई जान से तो नहीं मार रहे थे। अब हमारी सोसाइटी काफी न्यायसंगत हो गई है, पुलिस के आने पर हम लोग इस बारे में भी बातचीत करेंगे, केतन ने कहा। जीत ने कहा, सर, हमने पुलिस स्टेशन पर कॉल भी किया, फोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
केतन ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, कौन बोला रे, क्या हम यहाँ नहीं आए हैं? वो तो उन गुंडों में से किसी ने फोन करके आपको यहाँ पर बुलाया है, किसी ने धीरे से बुदबुदा कर कहा। केतन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कौन बोला, कौन बात कर रहा है? वहां पर जो एक दूसरा पुलिस वाला मौजूद था, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि बाकी सब भी आप बेवकूफ स्टूडेंट्स की तरह कानून की कदर नहीं करते हैं? कोई किसी को ऐसे ही मार सकता है क्या? आप लोग जो कहानी सुना रहे हो, उसके उलट मुझे तो लगता है कि सबसे पहले परेशानी शुरू करने वाले आप लोग ही रहे होंगे। जरा देखिए इन स्टूडेंट्स को, ये तो गुंडों से भी बड़े गुंडे लग रहे हैं। पढ़ाई क्या खाक करेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले ही आप लोगों को हिरासत में लेना चाहिए। इस नौजवान पुलिस वाले का नाम बसंत लोखंडे है। वो काफी पहले से ही इन स्टूडेंट्स को नापसंद करता है। बसंत कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाया था। बाद में उसने अपने पिताजी के कॉन्टेक्ट्स के भरोसे 1 साल के लिए पुलिस अकादमी ज्वाइन की और आखिर में उसे काम करने के लिए सचमुच में एक पुलिस स्टेशन पर पोस्टिंग मिल गई। हालांकि उसकी यह पोस्टिंग सिर्फ एक टेम्पररी पोस्टिंग है। ये सिर्फ अभी कुछ के ही लिए है, जब तक कि उसके पिताजी उसके लिए एक ऑफिशियल पोस्टिंग का इंतजाम ना कर लें। इसके अलावा जब से उसने वर्दी पहनी है, तब से उसके पास बादशाह भाई जैसे लोगों की कमी कोई नहीं है, जो उसे आए दिन परेशान करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक बार उन्हें देखने के बाद बसंत ने स्वाभाविक तौर पर इन अमीर स्टूडेंट्स पर जरा सा भी ध्यान देना बंद कर दिया है। इन अमीर स्टूडेंट्स के इस ग्रुप को अपने पांव तले रौंदने से बसंत लोखंडे को खुशी का एक ऐसा एहसास हुआ जिसके बारे में बात करके नहीं बताया जा सकता। लेकिन बसंत की इस कड़वी बातों ने स्टूडेंट्स का दिल बहुत दुखा दिया। बाहर के कुछ स्टूडेंट्स भी अंदर घुस आए। जब उन्होंने पुलिस की बात सुनी तो कुछ स्टूडेंट्स तो फौरन ही भड़क उठे। बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? क्या आप लोगों का ज़मीर अब भी जिंदा है? लगता है आप सब पहले से ही बिक चुके हो। जब हमने फोन किया तो आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उन गुंडों ने फोन किया तो आप लोग बड़ी जल्दी से यहाँ पहुंच गए। क्या हमें इतना भी समझ में नहीं आता होगा? बिल्कुल सही बात है। हमें शक है कि आपका पुलिस स्टेशन और वो गुंडे लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आप लोग उनके साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल ठीक, जैसे सांप और चूहों का घोंसला। बाहर से हर तरह के कटाक्ष भरी टिप्पणियों ने बसंत को और भी ज्यादा चिढ़ा दिया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, अब अगर आप में से किसी ने भी फिर से अपना मुंह खोला तो मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर इतना मारूंगा। बसंत के बगल में एक बूढ़ा पुलिस वाला भी बैठा है जिसके दिल में इंसाफ और कानून के प्रति सद्भावना भावना भरी हुई है। उन्होंने खुद भी यही महसूस किया कि बसंत कुछ ज्यादा ही बकवास किए जा रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने बसंत की बात काटते हुए बड़ी नरमी से कहा, चलो पहले हम अपना काम करते हैं। इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद डिसीजन लेने में देर नहीं होगी। तारानकन जब बसंत के पास बैठे एक अनुभवी पुलिस वाले ने देखा कि बसंत लगातार फालतू की बकवास किए जा रहा है, तब उसने बसंत की बात काटते हुए बड़ी नरमी से काम पर फोकस करने के लिए कहा, ताकि इस मामले की अच्छी तरह से जांच करने और डिसीजन लेने में ज्यादा देर न हो जाए। अनुभवी पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखना शुरू किया। कुछ गुंडे बदमाशों का एक ग्रुप कॉलेज में घुस आया और स्टूडेंट्स की पिटाई करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हथियार के तौर पर चाकू का इस्तेमाल भी किया। नहीं, इस तरह से शुरू करना सही नहीं होगा। पुलिस लाइन में कई सालों के एक्सपीरियंस की वजह से लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट से नुकसान सिर्फ गुंडों को ही भुगतना पड़ेगा। अगर सचमुच में ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल नाराज हो जाएंगे, बल्कि पुलिस की कार्यवाही में ज्यादा देर होने की वजह से उन्हें और भी ज्यादा परेशानी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसे गिरफ्तार किया जाएगा और किसे रिहा किया जाएगा, ये तय करने के लिए तजुर्बेकार पुलिस वाले के दिल में एक पैमाना भी है। बसंत भी अच्छे से जानता है कि वो इस वक्त जनता को नाराज नहीं कर सकता है। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन बसंत थाने पहुंचकर सबसे पहले बादशाह भाई से बात करना चाहता है और फिर सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर लॉकअप में डालना चाहता है। इसके बाद तो बसंत के पास सिद्धार्थ को मारने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे। पुलिस के जाने के बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने सिद्धार्थ और बाकी के लोगों को सबक सिखाया। फिर उनका स्टेटमेंट लेने के बाद उन्हें भविष्य में कभी भी दंगा फसाद न करने की बात समझा बुझाकर सिक्योरिटी हेड ने उन्हें बाय करने के लिए अपना हाथ हिला दिया। इस बारे में सिद्धार्थ से बात करते हुए सिक्योरिटी टीम को भी लगा कि इन गुंडों ने वाकई में मुंबई यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। वाकई में सिक्योरिटी फोर्स के होते हुए भी यह गुंडे कॉलेज स्टूडेंट्स को मारने के लिए जानलेवा हथियार लेकर कॉलेज में घुस आए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ये सचमुच काफी शर्मनाक बात है। ये बात कॉलेज की सिक्योरिटी फोर्स की बेइज्जती करवाने के लिए काफी है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों के मुताबिक स्टूडेंट्स ने उन गुंडों को ज्यादा बेरहमी से पीटा ही नहीं है, बल्कि उन्हें तो इन गुंडों को पीट पीट कर मार ही डालना चाहिए था, ताकि इन सभी गुंडों को आज एक ऐसा सबक मिल जाता जिसे वो लोग अपने बाकी की जिंदगी में कभी भी नहीं न भूल पाते। अगर इन गुंडे और मवालियों को पता होता कि आज उनका ऐसा हाल होने वाला है, तो वो पहले ही समझ जाते कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को धमकाना इतना भी आसान नहीं होगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से निकलने के बाद उन्होंने देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स अब भी बाहर उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अनगिनत स्टूडेंट्स कई सारे फ्लोर्स में अंदर से लेकर बाहर तक उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं।
सखी सहेली गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों के अलावा जानवी और आशी भी वहां पर है। यहाँ जो हो रहा है वो जानवी समझ सकती है, क्योंकि उसने पहले ही सिद्धार्थ से मिलने के लिए प्लान बना रखा था। लेकिन आशी आशी यह सब देखकर काफी हैरान हो रही है। जिस बात के बारे में इतनी बातें हो रही हो, जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया हो, वो बात आशी को अब तक भी पता ना हो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत फाइनेंस कॉलेज से हुई है और इस लड़ाई में बहुत से लोग शामिल हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की हेड होने के नाते अगर आशी यहाँ के हालात देखने के लिए आई है तो उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो इस वक्त क्या देख रही है। सिद्धार्थ को बाहर आते देख ध्रुव की गर्लफ्रेंड विनी उन लोगों को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, हे देखो देखो, हमारा हीरो बाहर आ गया है, यहाँ पर हम सब उसका वेलकम करते हैं। आसपास के सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन लोगों के पीछे तालियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन सिद्धार्थ वाकई में अभी भी काफी दबंग लग रहा है। बिल्कुल सही वक्त पर उसने मोर्चा संभाल लिया था, वरना आज वो अपनी टीम के खून में इतना उबाल लाने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था। जानवी ने भी अपनी पलकें झपकाई और थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, सिद्धार्थ, कॉलेज ने तुम्हें सजा तो नहीं दी होगी, है ना? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। मन ही मन उसने सोचा, कॉलेज की सिक्योरिटी टीम तो काफी फ्रेंडली है, लेकिन पुलिस वाले अच्छे नहीं थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनमें अनुभवी पुलिस वाले की तरह इंसाफ की भावना भी मौजूद है। जानवी के कंपैरिजन में जो सिर्फ मुस्कुरा कर ही रह गई थी, एक खूबसूरत लड़की आशी, जिसे किताबी कीड़ा कहना गलत नहीं होगा, की ठंडी निगाहों में कहीं ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। उसने चिंतित लहजे में पूछा, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी है ना? तुम लोग अपने फुल बॉडी चेकअप के लिए अस्पताल चलना चाहते हो क्या? जानवी ने कहा, मैंने सुना है कि इस लड़ाई में काफी खून खराबा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे कॉलेज का हर एक स्टूडेंट पूरी तरह सेफ होगा और उसे भारी चोट नहीं आई होगी। फिर आशी की तरफ पलटकर जानवी ने चुटकी लेते हुए अपने आसपास के क्लासमेट्स को देखते हुए ताना मारकर आशी को चिढ़ाते हुए कहा, आशी, तुम हमारे हीरो के साथ फुल बॉडी चेकअप के लिए क्यों नहीं चली जाती? जानवी की बात सुनकर आशी का सुंदर चेहरा थोड़ा सा लाल पड़ गया और वह झेप गई, लेकिन फिर वो जल्दी ही नॉर्मल भी हो गई। उसने जैसे ही सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद आशी ने फिर से और कुछ नहीं कहा, बल्कि वो फाइनेंस कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स से बातचीत करके उनका हाल चाल जानने और उन्हें दिलासा देने में लग गई। वो लोगों को ये बताना चाहती है कि स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा होने के नाते वो सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही अलग तरह का बिहेव नहीं कर रही है, बल्कि वो बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ भी वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा वो सिद्धार्थ के साथ करना चाहती है। आशी को इतने प्यार से बातचीत करते हुए, अपना हालचाल पूछते हुए और सबको पर्सनली समझाते हुए देखकर वो लड़के, जिन्हें कभी भी किसी लड़की से इस तरह के प्यार और मुस्कुराहट भरी बातें सुनने को नहीं मिली थी, या वो लड़के जिन्हें कभी किसी ने इस तरह प्यार से हालचाल पूछकर उनके दुख दर्द में मरहम लगाकर उन्हें नहीं आराम नहीं पहुंचाया था, वो इमोशनल हो गए और आशी को लेकर थैंकफुल होकर वे खुद को भी एक्सप्रेस करने से रोक ना सके और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। करीब करीब सभी स्टूडेंट्स अभी भी इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गुंडों के साथ दो दो हाथ किए। रात काफी गहराने लगी है, इसलिए एक एक करके सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को बाय करके वहां से चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद जानवी इस वक्त सिद्धार्थ से अपने म्यूजिक के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही अपने कॉलेज के हॉस्टल वापस चली गई। जानवी जब अपने हॉस्टल रूम में पहुंची तो उसने देखा कि अंदर बहुत रौनक है। असलियत में पड़ोस के मुंबई कॉलेज ऑफ फाइनेंस में हुई उस ग्रुप फाइट के बारे में अंदर भी काफी गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। एक फेमस कॉलेज की एक अच्छी लड़की होने के नाते जानवी ने हमेशा हॉस्टल के नियम और कानून को फॉलो किया है। जानवी इस वक्त सोच रही है, भले ही उन दोनों ग्रुप के बीच की लड़ाई की वजह कोई धोखेबाजी या बेवफाई रही होगी, लेकिन फिर भी उसके लिए इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर गैंग फाइट करने का क्या तुक बनता है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन सिद्धार्थ को कभी भी कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हॉस्टल में रहने वाली ये ओबीडियंट लड़कियां एक दूसरे से यही बात कर रही हैं कि जब जीनियस टॉवर के बॉयज हॉस्टल में रहने वाले सीधे सादे ओबीडियंट लड़के भड़क उठे, तब उनके दिलों में सच्चाई और अपने खिलाफ हो रहे मारपीट को लेकर इंसाफ का भाव भी था, जिसने उन लड़कियों के दिल को पिघला कर रख दिया। इस वक्त वो लड़कियां भी काफी जोश और बहादुरी से भरी हुई लग रही हैं। जानवी भी यह सोचकर काफी हैरान है कि यह लड़ाई इतनी तेजी से कैसे फैल गई। इसने न सिर्फ आस पड़ोस की एकेडमी, न सिर्फ कॉलेज एरिया, बल्कि मुंबई के पूरे यूनिवर्सिटी टाउन में जोरदार हड़कंप मचा दिया था और इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स इस लड़ाई में शामिल भी हो गए। हर कॉलेज के वेब पेज पर काफी लंबे वक्त से इस लड़ाई की ढेर सारी तस्वीरें भरी पड़ी हैं, जिनमें काफी सारी भयानक तस्वीरें और भयंकर दृश्य वाले वीडियोज भी हैं। उन तस्वीरों में से एक सबसे आकर्षक तस्वीर है। जाहिर है उस तस्वीर में सिद्धार्थ नजर आ रहा है। उस तस्वीर में सिद्धार्थ के बुलाने के जवाब में कुछ नामचीन लोग भी इकट्ठा हुए थे। हालांकि अभी भी उस तस्वीर में सिद्धार्थ बहुत साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ अपना हाथ हवा में लहराते हुए और चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि उन गुंडों की फौज से लड़ने वाला पहला लड़का सिद्धार्थ ही है।
इस तरह के इंसान की लड़ाई और बहादुरी से भरपूर लड़का हर लड़की के सपनों में बसा वो सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार की तस्वीर के बहुत करीब था। आखिर में ये लड़ाई स्टूडेंट्स और गुंडों के बीच की घमासान लड़ाई में बदल गई और इस लड़ाई में इतना खून खराबा हुआ, ये लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि यह मुंबई के अलग अलग कॉलेजों के इतिहास की किताबों में दर्ज होने के लिए काफी है। हॉस्टल रूम में अदिति, गुनगुन और मंदिरा नाम की एक दूसरी लड़की कंप्यूटर के सामने बैठकर कॉलेज कैंपस की वेबसाइट पर पोस्ट की हुई वीडियोज देख रही है। बीच बीच में उस लड़की को चहककर चिल्लाते हुए और बहुत सुंदर, वाह, ये हुई ना बात, मजा आ गया, वगैरह वगैरह कहते हुए भी सुना जा सकता है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह लड़का जानवी के हाई स्कूल वाले क्लासमेट की तरह लग रहा है। गुनगुन की नजरें अभी भी काफी पैनी है। हालांकि वो दृश्य बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे पहली नजर में ही शक हो गया। अदिति ने भी यह महसूस किया कि यह लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उसने अपना सिर जानवी की तरफ घुमाया और अपने आप को पूछने से रोक नहीं सकी, जानू, देखना, क्या ये तेरे हाई स्कूल के क्लासमेट की तरह, क्या ये लड़का सिद्धार्थ है, वही है ना? जानवी ने अपना सिर हिलाकर धीरे से कह दिया, मुझे नहीं पता। उसने तो तस्वीर की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस तस्वीर को देखकर अदिति और गुनगुन को शक हो रहा है तो फिर यह सिद्धार्थ ही होना चाहिए। इस वक्त जानवी खिड़की के सामने बैठी आईने में खुद को घूरते हुए कुछ सोच रही है। उसके दिमाग में ना जाने कितने ही ख्याल उमड़ घुमड़ रहे हैं। सेमेस्टर की शुरुआत से पहले ही जानवी ने भी अपना घमंड छोड़ दिया और आशी के साथ उठने बैठने और घूमने फिरने लगी है। असलियत में बिना मिले ही सिद्धार्थ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जानवी के पास उसके अपने तरीके हैं। जानवी यह तो नहीं जानती है कि यह सब कहाँ और कैसे शुरू हुआ, लेकिन उसे लगता है कि अब किसी और लड़के के कंपैरिजन में उसका ज्यादा ध्यान सिद्धार्थ पर ही रहने लगा है। अगर वाकई में इस बात का पता लगाना हो तो जानवी को लगता है कि शायद ये सब उसी वक्त से शुरू हुआ होगा जब सिद्धार्थ सिद्धू बना। तारांकन।